जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन फंडामेंटल पार्ट होता है वो होता है डेटाबेस ऑपरेशंस। तो डेटाबेस ऑपरेशंस को हम बहुत अच्छे से करेंगे। लास्ट वीडियो हमने इंसर्शन देखा था, उसके बावजूद भी इस वीडियो में हम इंसर्शन और फेच दोनों को अच्छे से देखेंगे, ताकि अगर आप ये वीडियो सिंगल हैंडेडली देख रहे हैं सिर्फ यही वीडियो, तो भी आपका इंसर्ट और फेच बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम समझते हैं पहले बिल्कुल शुरुआत से इसके आर्किटेक्चर प्रोसेस को कि कैसे काम करता है, उसके बाद हम फिर कोड की ओर चलेंगे। देखिए, हम पहले भी जान चुके हैं कि जो शुरुआत होती है सबसे पहले लैरावेल वर्किंग मॉडल की, वो शुरुआत होती है इसके राउटिंग से या फिर web.php से, है ना। जो कहाँ मिलेगा हमें, आप देखोगे इस सारे जो भी ओपन फोल्डर्स हैं हम क्या करते हैं, पहले क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ऐप को क्लोज कर लिया, सारा क्लोज हो गया। तो राउट्स के अंदर आपको एक फाइल मिलेगा web.php, जो कि यहाँ खुला हुआ है। ठीक है, web.php तय करता है कि किस URL को एंटरटेन करना है और किस URL को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से बात समझिए। पहले हम सिंपल एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म इन द सेंस यहाँ पे हम व्यू बनाएंगे। ठीक है, पहले अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आपको व्यू, कंट्रोलर, राउट, इन सब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं व्यू, राउटर, कंट्रोलर को बहुत डिटेल में यहाँ नहीं समझूंगा। इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आपको जो लिंक है वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हमें चाहिए, एक तो हमें व्यू चाहिए जो क्या करेगा, यूज़र से इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा। हम यहाँ पे एक यूज़र बना लेते हैं जो क्या करेगा, हमारे फॉर्म में डेटा देगा। तो ऐसे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं भाई ये हमारा यूज़र है जो हमारे फॉर्म में डेटा देगा, जो हमारा व्यू है। यहाँ हम फॉर्म बना लेते हैं। तो देखिए, फॉर्म जो आप बनाओगे पहले अपने डेटाबेस के हिसाब से बनाओगे। डेटाबेस में आपने कितने फील्ड बनाए उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म बनाइएगा। हम मान लेते हैं कि भाई चलो हमारे पास 2 ही है, इस 2 के हिसाब से हम डेटाबेस में अपना फील्ड बनाएंगे। यहाँ हम लिख देते हैं सबमिट। थोड़ा सा बस डिज़ाइन पुअर सा समझ लेते हैं। चलिए, तो व्यू हमारा डन हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट हम बनाएंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, जो डेटा को रिसीव करता है। ठीक है, सिंपली यहाँ से फॉर्म से जो भी डेटा सबमिट होगा, ये एक स्पेशल टाइप का क्लास होता है जो डेटा को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। तो जैसे ही फॉर्म रिसीव होगा, ये सारा डेटा हम कहाँ पे भेज देंगे, हम भेज देंगे सारा डेटा को कंट्रोलर में। ठीक है, कंट्रोलर सारा डेटा रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इसका जिम्मेदारी होगा भाई डेटा को पहुंचा दिया जाए डेटाबेस में। ठीक है, तो आपके पास डेटाबेस होनी चाहिए प्लस इसका अंदर टेबल होनी चाहिए। ठीक है, डेटाबेस के अंदर होनी चाहिए टेबल। तो पहले तो हम ये PHP माई एडमिन के अंदर एक टेबल हमें क्रिएट कर लेंगे। देखिए, सारे प्रोसेस एक एक करके समझते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे देखते जाइए। यहाँ पे अपने पास क्या क्या है, फील्ड क्या क्या हम एज्यूम कर लेते हैं, नेम और ईमेल। तो चलिए, जब आपको नेम और ईमेल ही एज्यूम करना है तो पहला फील्ड तो ID रहेगा ही रहेगा हमारे पास। एक हम नेम बना लेते हैं और दूसरा ईमेल बना लेते हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो और भी वीडियोस और भी फील्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हो गए मेरे पास ID, नेम और ईमेल। ये हमें बनाने हैं PHP माई एडमिन में डायरेक्ट जाके फॉर द टाइमिंग। बाद में जब हम और कुछ टॉपिक्स हैं, जब हम इसके माइग्रेशंस वगैरह पढ़ेंगे तब ये चीज़ें भी अपने कोड से और कमांड से मैनेज होंगी। बट फिलहाल हम सीधे PHP माई एडमिन में जाके ये टेबल बनाएंगे। अब क्या कंट्रोलर डायरेक्ट भेज देगा फाइल? देखिए, डायरेक्ट भी हम भेज सकते हैं। आगे वाली वीडियोज़ में वो टॉपिक हम देखेंगे कि यहाँ पर हम डायरेक्टली कैसे क्यूरी बिल्डर के थ्रू क्यूरी लिखेंगे। बट लैरावेल एक बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ध्यान रखिए, ये भी एक क्लास फाइल है सिंपली, जो कि कमांड से बनता है। जैसे कंट्रोलर हम कमांड से बनाते हैं, वैसे मॉडल क्लास भी हम कमांड से बना सकते हैं। अब ये क्या करता है, मॉडल क्लास आपके डेटाबेस में बने हुए टेबल को पॉइंट कर लेता है। ये आपका डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारे टेबल्स बने हो सकते हैं। ये आपका डेटाबेस जरूरी थोड़ी एक ही टेबल होगा, उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो हमारा मॉडल क्लास, सपोज जैसे कि इसने हमने जो टेबल का नाम बनाया वो है यूज़र, इस टेबल का नाम है यूज़र। अब ये जो मॉडल है ये क्या करेगा, यूज़र को पॉइंट कर लेगा। तो सपोज़ ये हो गया मेरा यूज़र मॉडल। जैसा कि ये क्लास है तो इसका फर्स्ट वाला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, यूज़र मॉडल। ये मैंने इसके बाद एक पोस्ट फिक्स जोड़ दिया इसके साथ कि हाँ भाई, इसे देख के ही पता चल जाए, नाम देख के पता चल जाए कि ये मेरा क्या है, एक मॉडल क्लास है। अब ये यूज़र मॉडल क्लास पर्टिकुलर उस टेबल को पॉइंट करेगा। कैसे पॉइंट करेगा, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल का नाम जोड़ देंगे। भाई टेबल किस टेबल को पॉइंट करना है, मान लो हमने TBL यूज़र ये बता दिया भाई कि तुम इस टेबल को पॉइंट करो। जैसे ही ये बात हम यहाँ लिख देंगे, ये जो हमारा मॉडल है ये क्या करेगा,
ये पॉइंट कर लेगा, ठीक है, ये पॉइंट कर लेगा इस पर्टिकुलर टेबल को। अब जितने इस टेबल में कॉलम होंगे, ध्यान रखिएगा, जितने इस टेबल में कॉलम होंगे ना, उतने ही फील्ड बैकग्राउंड में इस टेबल के, इस मॉडल के अंदर बन जाएंगे। जैसे आईडी बन गया, इसके अंदर फिर नेम भी बन गया, और इसके अंदर ईमेल बन गया, ठीक है। ये इसके इस क्लास के फील्ड बन जाएंगे जो ऑटोमेटिक पॉइंटेड रहेंगे किससे, इस टेबल के कॉलम से, ठीक है। और एज वेल वेज ये जो मॉडल क्लास है ये बहुत सारा प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी हमें अवेल करवाता है, जैसे सेव और जैसे ऑल, ठीक है। ये दो फंक्शन हम अभी इस्तेमाल करने वाले, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बट ये दो फंक्शन हम अभी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया यहाँ पे, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। अब इसी सेव और ऑल इस्तेमाल करके हम अपने सारे ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म करेंगे, जैसे इंसर्ट करना और फेच करना। बट यहाँ पे ये लिंकेज कैसे हो रहा है, होपफुली ये आपको क्लियर हो रहा हो। एक मॉडल बनाएंगे और उसके अंदर हम उस टेबल का नाम लिख देंगे। जैसे ही हमने उस टेबल का नाम लिखा, वो मॉडल उस टेबल से पॉइंट हो गया, और जैसे ही पॉइंट हुआ, यहाँ पे जितने टेबल में आपके कॉलम है वो सारे ऑटोमेटिक इस मॉडल के अंदर मेंबर बन जाएंगे। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल कहाँ पे था, आपका रोल था सिर्फ और सिर्फ इतना, ये काम करना। आप बस ये बता दो कि ये मॉडल किस टेबल को पॉइंट करेगा। जैसे ही पॉइंट होगा, इसके सारे कॉलम यहाँ पे उतने सारे मेंबर बन जाएंगे, दोनों पॉइंटेड रहेंगे। और ये जो है पहले से हमें लाइब्रेरी अवेल करवाता है सेव और ऑल, ये भी आपको दिखेगा नहीं, वो पहले से उसके अंदर है, बस आपको उसका इस्तेमाल कर लेना है। इतनी बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब इतना हो जाने के बाद फिर हमें क्या करना है, इस यूजर, ये जो अपने मॉडल बनाया ना, आपको यहाँ आपको उसे कर लेना है इंपोर्ट। यहाँ आपको इस्तेमाल कर लेना है, उसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, या PHP भाषा में बोलूँ उसे यूज़ कर लेना है, ठीक है। आप इसका यूज़ कर लो, ठीक है। बता दो भाई कि ये यहाँ पे अब आपका कंट्रोलर का पहला काम क्या है, ये पहला स्टेप है रिसीव, है ना। यहाँ पे गेट ऑल डेटा फ्रॉम फॉर्म वाले व्यू से या व्यू से डेटा को रिसीव कर लिया। कहाँ पे रिसीव कर लिया भाई, यहाँ पे, मैं इस कलर में लिखता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद दूसरा काम क्या होगा, दूसरा यही होगा कि भाई हमने तो पाथ दिखा दिया कि यूज़र मॉडल कहाँ पे है। नाउ क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। क्या किया हमने, पहला स्टेप तो ये था हमारा कि हमने इसका सारा डेटा उठा लिया, मॉडल व्यू का फॉर्म का सारा डेटा उठा लिया कंट्रोलर में। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, मॉडल के ऑब्जेक्ट बना लिए, यूज़र मॉडल वाला। उसके बाद अब जो डेटा आपको मिला है, 3 नंबर काम हमें क्या करना है, देखिए ऑरेंज से मैं लिख रहा हूँ ताकि ऑरेंज। 3 नंबर काम क्या, सेट ऑल डेटा टू मॉडल मेंबर्स विच वी गॉट फ्रॉम व्यू, ठीक है, क्लियर हुआ बात। उन सारे को क्या करना है, सेट कर देना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे मैं आप देखेंगे। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा काम। और चौथा काम जो ग्रीन कलर में जिसे लिखते हैं, बिल्कुल वहाँ पे चौथे में वो, और चौथा काम है हमें सेव फंक्शन को कॉल कर देना, कॉल सेव। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो जो डेटा हमें यहाँ से मिला है, ये कंट्रोलर क्या करेगा, सेव बदल के हेल्प से सेव क्या करेगा, डेटा को उठाएगा, ले आके टेबल के अंदर रख देगा। तो इससे आपका इंसर्शन का पूरा पोर्शन क्लियर। अब आ जाता है सेव का, फेच का। तो फेच में फिर क्या, देखिए यहाँ पे भी ऑल फंक्शंस अवेलेबल है। तो बस और बस आपको क्या करना है, अब इस ऑल फंक्शन को कॉल करना है, और कॉल करके जो डेटा हमें मिलेगा उसे कहाँ दिखाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका पूरा एक पार्ट, जहाँ पे हमने डेटा उठाया व्यू से, कंट्रोलर में रिसीव किया, मॉडल बनाया एक मीडिएटर, मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज किया फ्रॉम द डेटा विच वी गॉट फ्रॉम द फॉर्म और व्यू। उसके बाद सेव फंक्शन को कॉल कर दिया। पार्ट 1 इज फिनिश। सो द नेक्स्ट पार्ट इज टू गेट द ऑल डेटा बैक फ्रॉम द डेटाबेस और टेबल। तो उसके लिए भी मॉडल हेल्प करेगा। बट द थिंग इज, क्वेश्चन ये कि हम कब डेटा को फेच करेंगे। देखिए ये भी आपके ऊपर है। आप कोई एक अलग पेज बना लो, जिस पेज को ओपन होते ही हम डेटा को फेच कर लें। अदरवाइज हम एक काम कर सकते हैं, हमारे केस में, जो कि दूसरा भी हो सकता है। हम एक काम करना चाहेंगे कि जैसे ही डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे, इंसर्ट होने के तुरंत बाद नीचे डेटा को टेब्यूलर फॉर्म में दिखा देंगे।
डेटा को हम तुरंत टेबुलर फॉर्म में दिखा देंगे। तो ये हम कब करेंगे, जैसे ही हम सेव करेंगे उसके तुरंत बाद हम डेटा को कॉल भी कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, जैसे ही हमने सेव किया, जिस कंट्रोलर के अंदर हम दो मेथड बना लेंगे, कंट्रोलर के अंदर हम दो मेथड बना लेते हैं, सॉरी, एक कंट्रोलर जो सेव करेगा, दूसरा क्या करेगा, फेच करेगा। ये फंक्शन होगा हमारा सेव करने के लिए, जो भी डेटा, जो ये जो डेटा मिल रहा है हमें फॉर्म से, और फॉर्म से मिलने के बाद फिर मॉडल को ऑब्जेक्ट बनाना, फिर उसे सेव करना, मीन्स ये तीनों काम, ये वाला काम, ये वाला काम और ये वाला काम, ये तीनों काम हम सेव मेथड में कर देंगे। अब उसके बाद हमें डेटा फेच करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेव मेथड के अंदर ही रहे रहे हम दूसरा वाला फंक्शन जो है, इस कंट्रोलर का एक और फंक्शन बनाएंगे, सपोज फेच, जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो, फेच फंक्शन बनाएंगे। अब इस फेच फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे इसको, ऑल फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब जो हमें डेटा मिलेगा वो मिलेगा भाई एरे में, ठीक है। तो ये जो फेच है ये हमें क्या करेगा, एक एरे में डेटा रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक एरे, ठीक है, एरे विच कंटेन द ऑल इन्फॉर्मेशन और विच कंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। अब आपको क्या करना है, अब हमें इस एरे को वापस इसी व्यू में, जिस व्यू से हमने डेटा लिया था उसी व्यू में भेज देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे अपने उसी व्यू को, और व्यू में एज अ पैरामीटर हम उस डेटा को भेज देंगे। एज व्यू में उस पैरामीटर, मान लो इसका नाम हम दे देते हैं रिकॉर्ड्स, और भाई इसको यहाँ पे जो आपका एरे है उस एरे को हम पास कर देंगे कहाँ पे, कॉल करेंगे अपने व्यू को। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल द व्यू, कैसे करेंगे देख लीजिएगा, व्यू को हमने कॉल किया, और व्यू को कॉल करते समय ही पैरामीटर में ये जो रिकॉर्ड हमें मिला है उसे हम पास कर देंगे, और यहाँ पे जो है टेबुलर फॉर्म में वो डेटा हमें दिखेगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, है ना। देखिए कोडिंग बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अगर ये क्लियर रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कोडिंग में कुछ है। होपफुली ये डायग्राम बिल्कुल सक्सेस हुआ होगा आपको पूरी चीज़ समझाने के लिए जो हम यहाँ करने वाले हैं। अब जो है ना कोड बिल्कुल आपके आंखों के सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा कि हाँ ये काम जो है इस जगह पे हो रही है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। चलिए, ये जो दो व्यू ये थे मेरे पास राउट, हम इसे डिलीट कर देते हैं, अपना एक फ्रेश शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपने बताया था कि सारा शुरुआत तो भाई web.php से ही होता है। तो अब इधर आ जाओ, देखो राउट्स फोल्डर के अंदर web.php यहाँ पे हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस तरह का एक HTML बनाना और उसको कॉल करना, मतलब उसके लिए एक URL रजिस्टर करना। उस URL को जैसे हिट करेंगे तो ये जो व्यू है या जो हमारा HTML फॉर्म है वो हमें दिखे, है ना। तो उसके लिए कौन सा, किस तरह से हम रजिस्टर करेंगे अपना राउट, वो देख लेते हैं। रूट पे चलते हैं और यहाँ हम डायरेक्टली लिख देते हैं व्यू, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि अगर हम लिखें फॉर्म पेज तो हमें एक ये दिखे, हमें क्या दिखे भाई, हमारा एक व्यू दिखे। तो बहुत सारा व्यू, अब देखोगे लास्ट क्लास में मैंने बताया था रिसोर्सेज और व्यूज़, ये पाथ आपको याद रखना है। व्यू जो है वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे यूज़र फॉर्म बोल के एक फॉर्म ऑलरेडी बनाया गया है, ठीक है, देख लीजिए, आप कोड देख लीजिए, मैं इसे दोबारा नहीं बनाऊंगा, सेम फॉर्म हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा व्यू का नाम क्या है, यूज़र फॉर्म, तो वो यहाँ पे आप लिख दो, ये हो जाएगा आपका यूज़र फॉर्म। मतलब जैसे ही URL पे कोई हिट करेगा फॉर्म पेज तो हमारा यूज़र फॉर्म जो है, ये व्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगा, और ये व्यू यहाँ पे देखेगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरह से दिखेगा। तो पहले टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है। तो फॉर्म पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हम लिखते हैं यूज़ फॉर्म पेज, तो क्या ये पेज आ रहा है, बिल्कुल यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो दिख रहा है। यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या ये यही वाला है, मेक श्योर कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्म को एक बार हम डिलीट करके सेव कर लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं, हाँ यही वाला है। तो इसे बैक कर देते हैं। तो देखिए ये आपका फॉर्म खुलने वाला, तो काम हो गया, डन। मतलब यहाँ से जो फॉर्म मिल रहा है वो हमारा काम ख़त्म। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक जो है एक URL रजिस्टर किया। नेक्स्ट क्या है कि अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो क्या होगा। तो देखिए फॉर्म में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें बातें हैं समझ लीजिए। फॉर्म के एक्शन में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हम उस पेज का नाम लिखते थे जहाँ पे हमारा डेटा रिसीव होता है,
हमें ना इस फॉर्म का डेटा रिसीव होता था T1 T2 फॉर्म, और मेथड जो है पोस्ट होता था। तो अब जो है, क्योंकि यहाँ पे लैरावेल में हम डायरेक्टली रिसोर्स का या पेज का नाम नहीं लिखते, हम हमेशा क्या करते हैं, कीवर्ड लिखते हैं या टोकन लिखते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में कौन सा रिसोर्स को ओपन करना है ये बात तय करता है web.php या हमारा राउटिंग। तो हमने यहाँ लिख दिया भाई एक्शन प्रोसेस यूज़र फॉर्म, ये बात हमने लिखी है, और मेथड हमारा पोस्ट है। मतलब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो यूआरएल पे प्रोसेस यूज़र फॉर्म नाम का ये जो एक्शन है, ये जो यूआरएल है वो हिट होगा और मेथड पोस्ट होगा। तो इस बात की जानकारी हमें web.php को देनी होगी कि भाई एक राउट बनाइए आप जहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा आएगा। क्या डेटा आएगा, ये जो एक्शन में लिखा है आपने, तो ये जो एक्शन में आपने लिखा है वो बात आप इधर मेंशन करिए, और जब ये आएगा तो कहाँ भेजना है रिक्वेस्ट को। जब ये बात यहाँ से आएगी तो हमें रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है, मतलब पोस्ट मेथड के ज़रिए यूआरएल पे प्रोसेस यूज़र फॉर्म बोल के एक जो है यूआरएल हिट होगा, तो डेटा को फिर हमें यहाँ से कहाँ भेजना है। ये बात होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए भेजना कहाँ पे, कंट्रोलर में ये बात है। कंट्रोलर, तो कंट्रोलर क्या होता है, हम कमांड के ज़रिए बनाते हैं। तो ये मैं ज्यूम करता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आपने इंसर्शन वाला पोर्शन नहीं देखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम चले आते हैं अपना टर्मिनल में, ठीक है। अब हम कंट्रोलर बनाएंगे, तो देखिए कंट्रोलर अगर हम बनाएंगे तो वो कहाँ पे बनेगा, ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, यहाँ जो है बनेगा। तो एक काम करते हैं, फॉर्म पेज कंट्रोलर इतना पहले सब जो हमने इंसर्शन बनाया तो उसमें था, तो एक काम करते हैं हम फॉर्म पेज कंट्रोलर को डिलीट कर देते हैं पहले, ठीक है। मूव टू रिसाइकल बिन, डिलीट हो गया। अब हम बनाते हैं, चलिए, तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, क्या बनाते हैं, फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ दिया, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं होती कि कंट्रोलर आपको जोड़ना ही है, बट मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो क्या इससे बहुत इजी हो जाता है समझना, यहाँ भाई ये कंट्रोलर है, और जैसे ये लिख के हम कमांड प्रेस करते हैं तो ये कंट्रोलर, सॉरी क्या इशू है, पार्स एरर, कंट्रोल, अच्छा। तो देखिए एरर क्या है कि ये इस चीज़ को हमने ना अभी अधूरा लिख रखा है, तो इसको पहले आप कमेंट कर दो, है ना, क्योंकि वो उसको रीड कर रहे हैं, रीड करके एरर खा रहे हैं। दोबारा कमांड को चलाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और अब हम एंटर मारते हैं। देखिए कंट्रोलर बन गया। ये क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि कमांड हमने आधा अधूरा लिख रखा था, जिसके चलते वो एरर खा रहा था। अब इस राउट को हटा देते हैं, राउट पे अब हमारा क्या बना है, देखिए फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर, ये बना हमारा, दिख रहा होगा आपको, है ना। दिस फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर बन गया जिसके अंदर डेटा रिसीव होगा। बट डेटा रिसीव करने के लिए आपके पास फंक्शंस होने चाहिए। चलिए बाद में देखते हैं, पहले तो जो रिक्वेस्ट आया है, ये जो फॉर्म हिट होगा, तो ये रिक्वेस्ट आया है, हमने web.php को ये बात बताई कि भाई ये जो प्रोसेसर फॉर्म, ये रिक्वेस्ट आएगा पोस्ट मेथड के ज़रिए। तो जब ये आएगा तब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट आपको भेजना है फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर में। तो ये जो web.php फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर को डायरेक्टली हिट नहीं कर पाता है, आपको उसको पाथ दिखाना पड़ेगा, ये कहाँ पर है। तो ये देखिए, चलिए हमने बनाया फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर, ये नाम बनाया है, तो इसको आपको पाथ देना पड़ेगा। देखिए पहले से माई कंट्रोलर टेस्ट कंट्रोलर, ये हमने पाथ दे रखा है। तो किसी एक और कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम फॉर्म पेज कंट्रोलर, अब तो कुछ है नहीं तो इसे आप हटा दो। अब आ जाता है हमारा फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर। तो फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर ये हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, इस तरह से लिखेंगे फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर कोलोन क्या है भाई, ये क्लास है, और मेथड हमें क्या करना है, तो मेथड जो है हम अभी बनाए नहीं है, तो चलिए यहाँ मेथड बनाते हैं, मान लेते हैं, या फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन सेव डेटा, कि फंक्शन का हम नाम दे देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट का ये सॉरी रिक्वेस्ट $request, ये आपको यहाँ पे बना लेना है ताकि आप फॉर्म का डेटा को एक्सेस कर पाओ। और ये जो आपने बनाया है सेव डेटा, इसको आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये हो गया आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या होगा, मतलब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, ये यूज़र फॉर्म ये वाला आपको दिख रहा है, ये यूआरएल पे हिट होगा, मेथड पोस्ट है, उसके लिए हमने क्या किया, web.php पे आ गए।
एक हमने पोस्ट में यहाँ पे रजिस्टर कर दिया कि भाई यूआरएल पे एक पोस्ट आएगा, प्रोसेस यूज़र फॉर्म, मेथड उसका पोस्ट होगा, मतलब एक यूआरएल आएगा, मेथड उसका पोस्ट होगा, और उस पर जो कीवर्ड टोकन हिट होगा प्रोसेस यूज़र फॉर्म। आने के बाद आपको कहाँ ले जाना है इस रिक्वेस्ट को, आपको इस फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर में ले जाना है, जिसका मेथड कौन सा किस फंक्शन के अंदर में आपको लेके जाना है, उसके रिक्वेस्ट को सेव डेटा के अंदर में। और उससे पहले आपको इस कंट्रोलर को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसे यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इको, बस यहाँ पे हम एक छोटा सा मैसेज देते हैं, यस आई एम रीचिंग हेयर। तो हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा डेटा यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं पेज को, फॉर्म पेज, यूजर फॉर्म, सिंपल सा एक डेटा पुश करते हैं और यहाँ पे क्लिक मी करके देखते हैं, यस आई एम रीचिंग हियर, मतलब डेटा हमारा बिल्कुल इस सही इस यूआरएल का इस्तेमाल करके इस जगह तक पहुँच जा रहा है, इस जगह तक पहुँच जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ठीक है, देखिए अब आप वापस आर्किटेक्चर में ही देखिए, ये प्रोसेस 1 स्टेप 1 हमारा डन हो चुका है काम का। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, मॉडल बनाना है, क्योंकि उसके बाद पहले डेटा आप रिसीव कर लीजिए, इसके बाद हम मॉडल और डेटाबेस का काम करते हैं। तो पहले हम यहाँ आ जाते हैं और डेटा को रिसीव कर लेते हैं। तो डॉलर नेम नाम, अब यहाँ पे आप फॉर्म पे आ जाओ, पहले देखो क्या क्या था, आपने T1 T2 दो वेरिएबल बना रखे हैं, प्लेस होल्डर, यू नेम या ईमेल, बस और कुछ नहीं है, और @CSRF, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है, ये एक टोकन जनरेट करता है, अगर ये नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा, तो इस बात का खास ख्याल रखें। कुछ नहीं लिखना है, बस CSRF, वो भी आपको सिर्फ इस तरह से लिखना है, CSRF, ध्यान रखिएगा, वो बी जैसे ही आ जाएगा, आप एंटर मार दीजिए, वो ऑटोमेटिक @CSRF ले लेगा। यहाँ पे अब क्या करना है, हमको इस रिक्वेस्ट के ज़रिए उस डेटा को रिसीव करना है। तो क्या क्या डेटा है हमारा, अभी हमने देखा, एक तो हमने देखा T1, और दूसरा वो नेम में है, और दूसरा हमने देखा T2, जो इसके लिए हम ईमेल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। अब ये हम इको करके देख लेते हैं कि क्या ये दोनों डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है और प्रिंट हो रहा है। तो और यहाँ पे डाई लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब उसी को हम दोबारा रिफ्रेश पेज में देख लेते हैं, तो देखिए हाँ, नेम और जो है वो ईमेल हमारा यहाँ मिल रहा है, ओके। अब हमारा कितना पार्ट का काम हो गया, देखिए यहाँ तक का काम हो गया, डेटा रिसीव करने तक का काम हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, टेबल चाहिए हमें जिसमें आईडी नेम ईमेल होनी चाहिए, देन मॉडल का काम करेंगे, उसके बाद हम आगे की काम करेंगे। तो हम सीधे पहले चलते हैं PHP MyAdmin। देखिए पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने डेटाबेस इंसर्शन देखा था, उस केस में हमने डेटाबेस बनाया था और एक टेबल बनाया था। तो ये जो टेबल है TBL यूज़र, इसमें फील्ड है आईडी नेम ईमेल, एक डेटा है, इसे हम पूरी डिलीट कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, मतलब टेबल हमारा एम्प्टी है। अगर जब आप फर्स्ट टाइम आप डेटाबेस बना रहे हो, फर्स्ट टाइम बिल्कुल बना रहे हो डेटाबेस टेबल, तो आपको क्या करना है, आपके ENB फाइल में जाना है। यहाँ पे आपकी ENB फाइल, यह फाइल दिख रही है आपको, ENB फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको लैरावेल डेटाबेस का नाम और यूज़र का नाम देके सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना। इस बात का खास ख्याल रखिए, जब भी आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेटाबेस का नाम और यूज़र नेम लिख रहे हैं, तो ये लिखने के बाद, सेव करने के बाद अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लें। तो बस आपका इतना ही काम है, ये हम यहाँ बंद कर देते हैं, हमने पहले इस्तेमाल किया इसलिए हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस टेबल बनाने का काम। अब हमारा काम क्या है, मॉडल बनाना, क्योंकि देखिए ये वाला तो पोर्शन हमारा रेडी है, हमने टेबल बना लिया है। अब अगर टेबल कैसे बनाना है, चलिए एक स्पेसिस आप एक अलग सा और टेबल में बना के आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि हम एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाते हैं, 3 आईडी नेम ईमेल। तो पहला वाला फील्ड हम आईडी रख देते हैं, दूसरा हम नेम रख देते हैं और तीसरा ईमेल रख देते हैं, ठीक है, ईमेल रख देते हैं। यह इंट ही रहेगा, इसे टेक्स्ट और इसे टेक्स्ट कर देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंटेड कर देते हैं और हम सेव को ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की। ऑटो इंक्रीमेंटेड मतलब इस फील्ड में आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप 1 2 3 इंक्रीमेंट करता रहेगा, अपने आप इनिशियलाइज होता रहेगा। जैसे कि हम नेम और ईमेल में वैल्यू देंगे, हमारे एप्लीकेशन से डेटा नेम ईमेल में आएगा, बट वो आईडी में नहीं आएगा। चलिए सेव में आ जाते हैं। जैसे हम सेव करें, देखिए आपके पास एक टेबल बन गया एम्प्लॉय नाम का, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से। बट हम एक ही टेबल पे अभी काम करेंगे, टेबल एम्प्लॉय, इसलिए हम एम्प्लॉय को, टेबल यूज़र एम्प्लॉय को हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने आपकी समझने के लिए बनाया था, ताकि आप समझ जाए कि टेबल कैसे बनाया गया है। टेबल यूज़र हम देख लेते हैं, बिल्कुल खाली है। तो अब हम आते हैं, ये देखिए ये वाला काम हमारा हो गया। नेक्स्ट काम क्या है, मॉडल बनाना है। तो मॉडल के लिए भी फंक्शन कमांड आता है, जैसे अभी आपने कंट्रोलर बनाया वैसे आपको कमांड बनाना है। तो PHP आर्टिसन मेक कोलोन मॉडल, मॉडल का नाम। तो हम देखिए यूज़र मॉडल, जैसा अभी मैंने बताया ना कि हम कैसे बनाते हैं, हमेशा ये करते हैं, सफिक्स एक जोड़ते हैं
ताकि दिखे कि पोस्ट फिक्स एक जोड़ते हैं ताकि उससे नाम से पता चले किस लिए बनाया। तो मॉडल्स जो है आप ऐप के अंदर सीधे आपको एक फोल्डर मिलेगा मॉडल्स, उसके अंदर मॉडल जनरेट होते हैं। देखिए यूज़र प्रोसेस मॉडल पहले का बना हुआ, इसे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करके हम इसे क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं ताकि हम फ्रेश बना सकें। तो अभी हमारे पास मॉडल के अंदर एक user.php ये पहले से बना हुआ होता है। अभी फ़िलहाल इसे आपको बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे जाना है मॉडल और यूज़र, सॉरी ये तो हमारा कंट्रोलर है, हम फंक्शन में आते हैं मॉडल, और ये हमें क्या बनाना है, यूज़र मॉडल कर देते हैं सिंपली। ठीक है, चलिए यूज़र मॉडल कर देते हैं, PHP एडिशन में एक मॉडल यूज़र मॉडल। जैसे आप इसे लिखोगे तो आप देखोगे एक और मॉडल बन गया यहाँ पे मॉडल फोल्डर के अंदर में यूज़र मॉडल। इसे डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं और इसे अब देखिए ये वाला भी काम हमारा हो गया, मॉडल बन गया। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, TBL करके आपको पॉइंट कर देना कि भाई ये कौन से टेबल को पॉइंट करेगा, ये बात तो आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं पब्लिक टेबल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने टेबल का नाम पॉइंट कर देंगे। तो हमारे टेबल का नाम क्या है, जो हमारा टेबल है TBL यूज़र, इसको हम यहाँ पे वही पॉइंट कर देते हैं। चलिए TBL यूज़र हमारा पॉइंट हो गया। एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, पब्लिक एक और फंक्शन आप बनाए, वेरिएबल बनाइए टाइम स्टैम्प से, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स, ध्यान रखिए स्टैम्प्स, इसको आप फॉल्स कर दीजिए। अब ये क्या है, देखिए लैरेवल क्या करता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हर टेबल में लैरेवल बोलता है कि आप हर टेबल में क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड दो फील्ड बनाइए, जिसे वो खुद ब खुद इनिशियलाइज करता रहेगा, जिससे ये पता चल सके ये टेबल कब बनाया गया और कब अपडेट किया गया। बट अभी हम उस झंझट में नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपको समझाना चाहते हैं। तो वो टेबल, वो दो कॉलम मैंने यहाँ नहीं बनाया। जब नहीं बनाया तो ये बात हमें लैरेवल को बतानी पड़ेगी कि भैया ये जो टाइम स्टैम्प वाला कहानी अभी इसे आप बंद करके रखो, इसे अभी ये मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लर्निंग पर्पज़ के चलते सीख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से पहले सीखना है। तो इसलिए हमने क्या बता दिया उसको कि डॉलर टाइम स्टैम्प, स्पेलिंग याद रखिए अदरवाइज वो एरर खाता रहेगा। टाइम स्टैम्प्स ये हमें बनाना और इसे फॉल्स कर देना, और टेबल ये क्या करेगा, पॉइंट कर लेगा TBL यूज़र को। इतनी बात होने से ही आपका यूज़र मॉडल कनेक्ट हो गया आपके टेबल से, और ऑटोमेटिक ये तीन वेरिएबल, मतलब आपके केस में यहाँ पे कितने कॉलम है देखिए, आईडी नेम ईमेल, तो यहाँ पे आईडी नेम ईमेल और यहाँ पे आईडी नेम ईमेल, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ़ कॉलम से। सेव ए ऑल, और इसके अंदर ऑलरेडी पहले से मेथड बना होगा। तो फिर क्या है, सब कुछ तैयार हो गया, मॉडल हमारा कनेक्ट हो गया। अब इस मॉडल को लेके आना है इस कंट्रोलर में। देखिए मैंने क्या बताया, तो इस मॉडल को लेके आना है कहाँ पे, इस कंट्रोलर के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मॉडल कहाँ पे बना है वो बात हम अपने इस कंट्रोलर में लिखेंगे, ठीक है। ये मॉडल आपने कहाँ बना रखा है, तो देखिए हमने बना यूज़ करेंगे इसे, जैसे मैंने बताया था वहाँ लिखेंगे यूज़, कहाँ पे बनाया, ऐप फोल्डर के अंदर में, सॉरी ऐप फोल्डर के अंदर में बनाया। ऐप फोल्डर के अंदर में फिर क्या है, पहले ये ऐप के अंदर डायरेक्ट मिल जाता था, ठीक है, बट अब वो क्या हो गया, ऐप के अंदर मॉडल्स फोल्डर में चला गया। सो मॉडल्स, अब इसके अंदर मॉडल्स के अंदर हमारा जो मॉडल है वो क्या है भाई, हमारा मॉडल है यूज़र मॉडल, है ना, यूज़र मॉडल, ये हमारा मॉडल है। ओके, ये यूज़ देने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, आप जो है इसका ऑब्जेक्ट वगैरह बना पाओगे। तो आप फिर डायग्राम में देखिए ये हो गया, यूज़ हो गया। अब क्या करना है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल क्लास। बिल्कुल कितना आसान कर दिया ना चीज़ें, कितने, बस आप देखते रहिए, काम अपना कोडिंग करते रहिए। तो अब एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, किसी भी नाम से। न्यू, ये क्या होगा हमारा यूज़र मॉडल, ये हमने बना लिया। TBL यूज़र का यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे मैंने क्या बताया था, ये सारे मेंबर जो है ऑटोमेटिक अवेल हो जाएंगे, बस आपको इनिशियलाइज़ कर देना है किससे, जो डेटा आपको फॉर्म से मिला है। तो अब देखिए डॉलर TBL एरो, आईडी आपको नहीं करनी है क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। डॉलर नेम इक्वल टू ये वाला नेम TBL, डॉलर TBL नेम, फिर डॉलर TBL एरो ईमेल में हमें ये डॉलर ईमेल जो है वो प्रोसेस कर देना है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था दो फंक्शंस अवेलेबल है, सेव और ऑल, इन दोनों का इस्तेमाल करना है। तो डॉलर TBL ये इस्तेमाल करके पहले आप कॉल करिए सेव को। इतना सेव होते ही आपका जो डेटा है वो सेव हो गया, ठीक है।
क्या हो गया, हमारा डेटा सेव हो गया। अब देखिए पिछला वाला जो इंसर्शन वीडियो था, हम क्या करते थे, यहाँ से एक सेशन मैसेज भेज के हम वापस चले जाते थे फॉर्म में और वहाँ हम डेटा को डिस्प्ले करवा लेते थे। चलिए पहले वही करके देखते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, कहाँ पे, अपने फॉर्म में ही रिटर्न हो जाएंगे। तो रिटर्न हम लिखेंगे, रिटर्न हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट होना है। कहाँ रीडायरेक्ट होना है, हमारे वाले पेज में, इस फॉर्म में रीडायरेक्ट होना है, यूज़र फॉर्म में। तो यूज़र फॉर्म को कॉल करने के लिए हम कौन सा टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्म पेज। तो वो बात हम यहाँ लिखेंगे। तो रिटर्न यहाँ हम लिखेंगे रीडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ हमें रीडायरेक्ट होना है कहाँ पे भाई, इस ये क्या करेगा, यूआरएल पे इसी टोकन को, इसी कीवर्ड को हिट करेगा, फॉर्म पेज, यही है ना, एक बार मेक श्योर कर लेते हैं। यस, फॉर्म पेज से हिट कर रहे हैं, फॉर्म पेज हिट करेगा। और क्या करेगा, हम इसके साथ चाहते हैं कि एक मैसेज जाए, तो हम लिखेंगे विथ। क्या मैसेज जाए, तो भाई पहले मैसेज वेरिएबल का नाम, फिर उसका मैसेज का कंटेंट, MSG नाम का एक वेरिएबल होगा, और यहाँ लिखेंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये बात हमने यहाँ लिख दी। चलो ये यहाँ से रिटर्न रीडायरेक्ट होकर कहाँ पे जाएगा, फॉर्म पेज पे जाएगा। फॉर्म पेज मतलब web.php में रिक्वेस्ट जाएगा, फॉर्म पेज मतलब यूज़र फॉर्म में डेटा जाएगा। अब यहाँ से जब ये आ रहा है तो एक सिंपल वेरिएबल एक सेशन मैसेज जनरेट हो रहा है MSG नाम का, और उसके अंदर का कंटेंट क्या है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आ जाओ, देखिए एक सेशन टेस्ट किया गया है यहाँ पे, सिंपल। ये इसका भी टेस्ट बहुत आसान है, आपको क्या लिखना है, सिंपली इफ़ लिखो, बी पे आ जाओ, इफ़, है ना। और यहाँ पे आपको सेशन टेस्ट करना है कि क्या जो भाई हमारा जो सेशन आया वो यहाँ पे है। तो हम सिंपली लिखेंगे सेशन, एस बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हम सेशन का नाम, क्या नाम से हमने वेरिएबल बनाया, किस नाम से, मैसेज नाम से। अगर ये है तो बस सिंपली भाई आप ना इसको प्रिंट कर दो, तो सेशन, और उसके अंदर जो मैसेज कंटेंट हमारा मैसेज। तो इतनी बात पहले ये हो गई, एक मॉडल कंप्लीट, हमारा इंसर्ट डेटा हो गया। होपफुली इस पूरे आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ करके दिखाया कोड। अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड चल रहा है। यहाँ आते हैं, टेबल को हम बिल्कुल अभी ब्लैंक है, एक भी डेटा हमारा नहीं है। बैक करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं चीज़ों को, एंट्री करते हैं एक, और यहाँ पे क्लिक नहीं करके देखिए वो परफेक्ट डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिख रहा है। ब्राउज़ करते हैं, चलिए डेटा हमारा आ गया। तो ये डेटा हमें दिख रहा है। अब अभी मैंने नेक्स्ट आपको क्या बताया कि अभी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, सेव आने के बाद सेव ही यहाँ से इसको वापस भेज दे रहा है। फेच उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फेच का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो फेच के कॉन्सेप्ट के देखिए मैंने एक सेव फंक्शन बना रखा था कंट्रोलर में। अब हम कंट्रोलर के अंदर ही आते हैं, एक और फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक और फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन फेच डेटा। फेच डेटा, देखिए फेच डेटा में फॉर्म का डेटा हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को नहीं करेंगे। अब जो डेटा यहाँ से पहले सीधे रिटर्न होकर चल जा रहा था फॉर्म पे, वो हम नहीं करेंगे। यहाँ से हम कॉल करेंगे इस फेच को। तो जब इस फंक्शन से हम फेच डेटा को कॉल करेंगे ना, तब आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसे कॉल करना है, आप लिखोगे रिटर्न $this एरो, और फंक्शन का नाम क्या है भाई हमारा, फेच डेटा। बस कुछ पास नहीं करना है, कुछ स्ट्रिंग वगैरह कुछ मैसेज वगैरह पास नहीं करना है। सो लेट इट बी बस सिंपल फेच डेटा, और यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे ऑल जो एक मेथड है ना, वो हमारा एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप क्लास लिखो और उसके बाद उस मेथड को कॉल कर लो। तो क्लास हमारा क्या है, यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल को आप यहाँ कॉपी करिए, उसके बाद को एक ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, देन ऑल नाम का एक मेथड है, इसे कॉल कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, जितना डेटा है जो भी रिटर्न आ रहा है उसको डेटा नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो डेटा ऑटोमेटिक एरे बना देगा और सारा डेटा इस वेरिएबल के अंदर रख देगा। अब हम कॉल करें, देखिए यहाँ पे जब हम कॉल कर रहे थे फॉर्म पेज को, तो हम एक सेशन मैसेज भेज रहे थे, एक सेशन वेरिएबल बना के भेज रहे थे। सेशन वेरिएबल बना और वो रिक्वेस्ट चला गया यूज़र फॉर्म पे। अब हम क्या करेंगे, इस बार हम फिर व्यू को कॉल करेंगे और हम इस एरे को भेज देंगे। पिछले बार हमने एक सेशन मैसेज को भेजा था, इस बार हम एरे को भेजेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस बार हम रीडायरेक्ट कर रहे थे, इस बार हम डायरेक्ट व्यू को कॉल करेंगे। सो हम लिखेंगे रिटर्न व्यू, है ना। यहाँ हमने लिखा रिटर्न व्यू, व्यू का नाम देख, इस बार एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है रीडायरेक्ट, व्यू का नाम नहीं लिखा है, इसलिए हमें यहाँ पे इस टोकन का इस्तेमाल करना है। लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ रिटर्न व्यू, डायरेक्ट व्यू। व्यू मैंने लिखा है, मीन्स इसको व्यू का नाम चाहिए। तो व्यू हमारा क्या है, अब यहाँ देख लो, व्यू हमारा यूज़र फॉर्म। तो
ये इस बार ये नहीं चाहिए, यूज़र फॉर्म चाहिए। तो इस यूज़र फॉर्म को कॉपी करो और यहाँ पे आप लिख दो भाई यूज़र फॉर्म, इसे कॉल करना। और जैसा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए फेच फंक्शन क्या करेगा, डेटा को टानेगा और डेटा ये रिकॉर्ड उसको मिल जाएगा, एरे मिल जाएगा, और व्यू को कॉल करके इसको एज अ पैरामीटर वो रिटर्न जो रिजल्ट हमें मिला है डेटा में उसे एज अ पैरामीटर भेज देगा। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एरे बनाइए, उसके अंदर क्या करिए, इस तरह से दो हिस्सा होगा। एक हिस्से में हम बनाते हैं उसका नाम, रिकॉर्ड्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें अब हमें भेजना क्या है, ठीक है, रिकॉर्ड्स के अंदर हमें भेजना क्या है, तो इसके अंदर हमें भेजना है ये डेटा। ठीक, एरे बनाया हमने रिकॉर्ड्स, उसके अंदर हमें भेजना क्या है, डेटा। तो जो डेटा अभी ऑल फंक्शन से हमें मिला है उसे हमने रिकॉर्ड्स में स्टोर किया और व्यू को कॉल करके उसे एज अ पैरामीटर भेज दिया। तो ये डेटा पहुंच गया कहाँ, यूज़र फॉर्म पे। तो अब हमारा काम क्या है, उसे यहाँ पे प्रिंट कर देना, किसको, डेटा को जो हमें मिला है, मीन्स यहाँ जो हमें मिल रहा है वो किस नाम से मिल रहा है, पहले उस बात पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ से जो भेजा जा रहा है वो यूज़र फॉर्म के नाम से डेटा, सॉरी यूज़र फॉर्म तो व्यू का नाम है, रिकॉर्ड्स के नाम से यहाँ पे रिसीव होगा, मतलब यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स के नाम से वो डेटा मिलेगा। तो अब वो देखा हो सकता है कि इसके अंदर एक रिकॉर्ड आया हो, मल्टीपल रिकॉर्ड भी आया हो, तो इस रिकॉर्ड्स के अंदर एक रो का डेटा हो या दो रो का डेटा है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा रो का डेटा। इसलिए यहाँ पे हम फॉर ईच का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे फॉर ईच। देखिए ऑटो ये अब सब कुछ बना के दे दिया, भाई ये आपका जो डेटा आ रहा है उसको किस नाम से एज अ प्रिंट करके दिखाना है। यहाँ ध्यान दीजिए किस नाम से आ रहा है, रिकॉर्ड नाम से आ रहा है। तो इसे कॉपी करिए, यहाँ पे ये रिकॉर्ड पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आइटम, ठीक आइटम ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या डेटा हमें मिल रहा है। पहले इस बात की जानकारी देते हैं, आइटम एरो पे सिर्फ एक नेम को हम प्रिंट करके देखते हैं ना, बाकी छोड़ देते हैं आईडी नेम ईमेल, क्योंकि इसके अंदर क्या आया होगा, जब आपने ये टाने होंगे तो सारे कॉलम का डेटा आया होगा, आईडी भी आया होगा और फिर नेम भी आया होगा और फिर ईमेल भी आया होगा, सारा डेटा आया होगा। तो अभी हम यहाँ टेस्ट करने के लिए रिकॉर्ड जो हमें मिला है उसका एक फॉर ईच चाहते, ये ऑटोमेटिक सारा रो का डेटा उठाएगा और प्रिंट करता चलेगा हर कॉलम को। तो इसके अंदर तीनों कॉलम होंगे, हमने सिर्फ नेम को टेस्ट करने के लिए देखा ही क्या भाई ये काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली यूज़र फॉर्म पे ही तो आ रहा है। तो यूज़र फॉर्म पे आते हैं और फॉर्म पेज को दोबारा हिट करते हैं और देखिए ये खाया एक प्यारा सा एरर। क्या एरर खाया, बोल रहा भैया रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, अनडिफाइंड वेरिएबल रिकॉर्ड्स। हाँ तो ये तो एरर होना ही है, क्यों, क्योंकि ये रिकॉर्ड कब मिल रहा है, जब वो दोबारा डेटा फॉर्म प्रोसेस से होके जब रिक्वेस्ट आएगा ना तब ये उसको, तब ये डेटा उसको मिलेगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो यूज़र फॉर्म को तब तो ये नहीं मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ से रिकॉर्ड गया और यहाँ से वापस आया तब वो आपको रिकॉर्ड्स मिल रहा है। फर्स्ट टाइम जब हम इसको कॉल करेंगे तो रिकॉर्ड्स तो नहीं है, बट आपने तो यहाँ प्रिंट कर रखा है भाई रिकॉर्ड को प्रिंट करो, है ना। तब हमें ये बताना हो कि नहीं देखो फर्स्ट टाइम प्रिंट मत करो, अगर रिकॉर्ड नाम का कोई वेरिएबल है तो ही प्रिंट करो। और रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल कब आएगा, जब आपका रिक्वेस्ट इस तरह से एक बार गोल घूम के आ जाएगा, है ना। तो सेकंड टाइम में जब वो यहाँ पे हिट होगा तो देखिए यहाँ रिकॉर्ड नाम का है, तब उसको प्रिंट करो। अगर है ही नहीं तो प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, और जब प्रिंट नहीं होगा तो एरर भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस से लगाना है एक इफ़, ठीक है। और ये पूरे फॉर ईच को, इस पूरे फॉर ईच को आप इसके अंदर लेके चले जाइए और यहाँ पे इफ़ के अंदर आइए और यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिए इज सेट, है ना, आपने पढ़ा होगा PHP वगैरह में। और यहाँ पे लगा दीजिए डॉलर रिकॉर्ड्स। तो अगर इज सेट मतलब अगर रिकॉर्ड्स नाम का वेरिएबल बना है तो ही ये अंदर वाला काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए जब हम दोबारा इस फॉर्म पेज को हिट करते हैं देखिए एरर चला गया, मतलब सिंपली PHP ने ब्लॉक कर दिया इतने दूर के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब वो ब्लॉक ना ही एग्जीक्यूट होगा ना ही एरर खाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अब जब रिक्वेस्ट गोल घूम के वहाँ से आएगा तब वो ये चीज़ ट्रू हो जाएगा और डेटा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे एक और हम एंट्री करते हैं और यहाँ पे क्लिक पे करते हैं, देखिए डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया, है ना, MD जमाल, क्योंकि दो बार यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स होंगे MD जमाल के, तो यहाँ पे डेटा प्रिंट हो गया। बट ये बड़ा भद्दा सा लग रहा है देखने में, हमें चाहिए बिल्कुल टेब्यूलर फॉर्म जैसा खूबसूरत डिज़ाइन में नीचे टेबल प्रिंट करता हुआ दिखना चाहिए, जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी चीज़ है, जो कॉम्बिनेशन होता है कोर PHP में, जो कॉम्बिनेशन था कि भाई आधा PHP चला के फिर HTML लिखें, फिर HTML बंद करके PHP लिखें, बहुत तमाशा तामझाम होता था, थोड़ा सा क्रिटिकल होता था। बट लैरावेल ने उस चीज़ को बहुत आसान कर दिया है।
अभी देखिए क्या करते हैं, सिंपली अगर ये रिकॉर्ड है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर है तो एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल का क्लोज वाला हिस्सा को इस फॉर ईच के बाद में रखते हैं, बट सारा जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, इसके अंदर ही होगा, इफ इस सेट के अंदर ही नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड होगा तभी ये टेबल भी प्रिंट होगा। टीआर रख लेते हैं। देखिए दो चीज़ें हमें प्रिंट करनी है, आईडी नेम ईमेल। आईडी हटा देते हैं, सिर्फ नेम और ईमेल हमें प्रिंट करना है। तो एक टीडी नेम के लिए तो यहाँ हम लिख देते हैं नेम, एक टीडी ईमेल के लिए तो यहाँ हम लिख देते हैं ईमेल। हो गया। अब इसके बाद वाला जो टीआर है ना, वो इस फॉर लूप के अंदर घूमेगा, मीन्स उतने टीआर जनरेट होंगे जितने डेटाबेस में रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। आप देखिए थोड़ा डेटाबेस में चलते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए दो रो है, रो 1 ये वाला और रो 2 नीचे वाला, दो रो है आपके पास, टोटल 2 रो। तो ये लूप जो है ना, ये वाला जो लूप है फॉर ईच का, ये ऑटोमेटिक 2 बार ही घूमेगा। फर्स्ट टाइम पहले वाले टीआर के लिए, सेकंड टाइम दूसरे वाले टीआर के लिए। तो अल्टीमेटली आप इसके अंदर एक टीआर बना दो, जितना रिकॉर्ड होगा ये उतने बार घूमेगा और उतना टीआर जनरेट हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 टीडी बनाओ। पहले टीडी में क्या होगा, आपका पहला वाला नेम प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या लिखो, और डॉलर आइटम एरो, हमें क्या प्रिंट करवाना है, नेम। उसी तरह से सेम डॉलर आइटम एरो ईमेल। ये हो गया यहाँ प्रिंट, बात खत्म। देखिए कितना आसान था चीज़ इसमें। अच्छा 2 ही है ना, ठीक है, बहुत इजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया काम। बस यहाँ पे हम अब ये लूप चलेगा, अंदर वाला जितने बार टीआर आएगा डेटाबेस से उतने बार ये टीआर को जनरेट करेगा। और एक स्टैटिक टीआर हमने ऊपर इस्तेमाल किया ताकि हम हेडिंग बना सकें। तो यहाँ पे इसकी छोटी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, स्टाइल में जाते हैं, बैकग्राउंड एक कलर इस्तेमाल कर देते हैं ये वाला। उसके बाद फिर एक सिंपल कलर ले लेते हैं, कलर, और ब्लैक कलर दे देते हैं, इसको ब्लू दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके हेडिंग का कलर। और बाकी जो टीआर वो इस तरह से जनरेट होगा। टेबल का एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हम टेबल को देख पाए। तो ये हो गया हमारा। तो अब अगर रिकॉर्ड मिलेगा तब ये टेबल का टीआर पहले जनरेट होगा, फिर फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप में जितना रिकॉर्ड मिलेगा उस हिसाब से फिर टीआर चलेगा, और जो भी डेटा मिलता जाएगा मैं इसके अंदर प्रिंट करवाता जाऊँगा, और ये फिर फॉर ईच बंद होगा और ये टेबल बंद हो गया। तो जितने रोज डेटाबेस से मिले वो उतने टीआर जनरेट किए, फिर ये जो टेबल का टैग ऊपर खुला था वो टेबल टैग बंद हो गया। सो लेट अस व्यू द रिजल्ट, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस टेबल को वापस से हम क्या करते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। ऑपरेशन में चलते हैं और इसको हम ट्रंकेट कर देते हैं। होपफुली आपको ट्रंकेट और डिलीट का ऑप्शन पता होगा। ब्राउज में आते भी देखिए एक भी डेटा नहीं है हमारे पास, एक ठीक है। चलिए इसे हम दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा गेट मेथड सपोर्टेड, सॉरी पूरा अच्छे से कॉल करते हैं एक बार, फॉर्म पेज, ठीक है। एंट्री करते हैं, तो पहले हम ये एंट्री करते हैं, क्लिक मी, तो देखिए नीचे दिख गया नेम ईमेल। अब एक दूसरी एंट्री करते हैं, इमरान, और यहाँ हम दे देते हैं imran@gmail.com, और यहाँ पे फिर हम क्लिक करते हैं क्लिक मी पे, तो देखिए नीचे रिकॉर्ड आ गया। फिर यहाँ से हम देते हैं sujan@gmail.com, और देखिए वो डेटा मुझे जो है क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो नीचे दिखता जाएगा। तो हुआ क्या, ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है। अब ये पूरा प्रोसेस आपको इस कोड में समझना है। तो जैसे ही फॉर्म से डेटा गया, फॉर्म से आप पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म पे हमने शुरुआत यहाँ से करते हैं, web.php से। यूआरएल पे फॉर्म पेज को हिट किया गया, यूज़र फॉर्म आ गया, ये वाला पेज खुल गया। उसके बाद हमने बताया एक फॉर्म बनाया जिसके एक्शन में ये टोकन दिया, और मेथड पोस्ट CSRF देना ना भूलिएगा, अदरवाइज एरर खा जाएगा। उसके बाद आते हैं वेब पे, और यहाँ पे हमने एक और यूआरएल रजिस्टर किया, प्रोसेस यूज़र फॉर्म, जो इस फॉर्म का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, और मेथड दैट शुड बी पोस्ट। उसके बाद ये कंट्रोलर में जाना चाहिए। तो आप ये इस पूरे राउट को लिखने से पहले आप पहले कंट्रोलर बना लीजिएगा, उसके अंदर मेथड सेव डेटा, इसका पैरामीटर रिक्वेस्ट में ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज आप फॉर्म का डेटा को रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये बात होने के बाद तब आप ये वाला यूआरएल लिखिएगा जहाँ पे प्रोसेस यूज़र फॉर्म को पोस्ट मेथड के ज़रिए रिसीव करके इस कंट्रोलर को लिखना है। यहाँ पे लिखने से पहले आपको यूज़ करना है उसका पाथ, देन प्रोसेस फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर बताना है कि ये क्लास और किस मेथड को कॉल करना, मेथड सिंगल कोड के अंदर में होगा। उसके बाद इस फॉर्म का डेटा जो है यहाँ पे रिसीव होगा। यहाँ में रिसीव कर लिया, रिसीव करने फिर आपको डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करना, मतलब डेटाबेस में जाना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, वेब में ENV में आके उसे कनेक्ट कर दें, डेटाबेस का नाम और यूज़र नेम देके सेव करके एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना, फिर ENV का काम ख़त्म।
उसके बाद क्या काम है, मॉडल बनाना है। मॉडल में आपको कुछ नहीं करना, बस कमांड के ज़रिए मॉडल बनाइए। टेबल का नाम पॉइंट कर दीजिए जो हमने यहाँ पे अभी बनाया है, सॉरी यहाँ पे जो हमने यहाँ बनाया है टेबल का नाम, वो टेबल का नाम पॉइंट कर दिए, टाइम फॉल कर दीजिए। अभी मैंने रीज़न आपको अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आना है और ये जो आपने मॉडल बनाया उसका भी पाथ आपको यहाँ पे देना है। बनाने के बाद ही आप उसका ऑब्जेक्ट बना पाओगे, मेंबर इनिशियलाइज कर दोगे, सेव फंक्शन को कॉल कर दोगे। और उसके बाद जब हम सिर्फ डेटाबेस करेंगे तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, मतलब इंसर्ट का अब हम फेच भी कर रहे हैं तो ये यहाँ से हम डायरेक्ट व्यू में रिटर्न नहीं होंगे। उसके बाद हम जो दूसरा फंक्शन बनाएंगे फेस डेटा, उसको कॉल कर देंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड सीधे चला जाएगा, कॉल जो है सीधे फेस डेटा के पास चला जाएगा। यहाँ पे ऑल जो एक स्टैटिक मेथड है तो सिंपली क्लास का नाम लिख के ऑल मेथड को कॉल करेंगे, टेबल का सारा डेटा उठाएगा और डेटा के अंदर रख देगा। फिर हम व्यू को कॉल करेंगे और ये जो डेटा हमें मिला एज अ पैरामीटर उस व्यू में पास कर देंगे। वापस से व्यू में आएंगे, टेस्ट करेंगे, पहले चेक करेंगे ये क्या रिकॉर्ड नाम का कोई एरे इस फॉर्म पे आया है। अगर है, आया है तो ही आगे का काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर है तो पहले टीआर का हम क्या करते हैं, हेडिंग जनरेट कर लेते हैं टेबल, फिर फॉर ईच मेथड चलाते हैं जो इस रिकॉर्ड में जितना डेटा है सबको प्रिंट कर देगा। उस फॉर ईच के अंदर जो टीआर है वो उतने बार ही घूमेगा, उतने बार ही टीआर जनरेट होगा जितना हमारे डेटाबेस से टेबल में रिकॉर्ड आया है। और इस तरह से हमारा काम पूरा कंप्लीट होगा जो हमने यहाँ पे इस पूरे आर्किटेक्चर डायग्राम में देखा है। तो ये जो है टॉपिक और ये वीडियो दोनों यहाँ ख़त्म होता है। आपको समझ में आए या ना समझ में आए दोनों बातें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल, और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फेचिंग। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्चिंग, क्योंकि देखिए सर्चिंग जो है वो फेचिंग से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा जो है क्यूरी का स्टाइल बदल जाएगा, मॉडल के कुछ फंक्शंस बदल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्चिंग, और सर्चिंग के हेल्प से हम एक छोटा सा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे हम एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो किस तरह से उसका ग्रेड कार्ड जो है वो डिस्प्ले करेगा, या उसका जो है रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। इसके ऊपर हम एक छोटा सा एप्लीकेशन भी करेंगे। पहले तो जानेंगे कि सर्चिंग परफॉर्म कैसे करना है, उसके बाद सर्चिंग जानने के बाद हम इस तरह से एक छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जहाँ पे अगर हम इनरोलमेंट नंबर देंगे तो हमारे डेटाबेस में चेक किया जाएगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इस तरह से उस स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाएगा, और अगर नहीं दिखाता है, अगर वो इनरोलमेंट नंबर नहीं होता है डेटाबेस में तो क्या होगा, हमें दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे लैरावेल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बनाया है पहले इसका एक डेमो हम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम इनवैलिड वैल्यू देते हैं तो हमें दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और अगर इस तरह से अगर हम एक वैलिड वैल्यू यहाँ पे देते हैं तो देखिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो नीचे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ पहले उसे हम समझेंगे। ये हमारे पास ये टेबल स्ट्रक्चर है, पहले इसे आप देख लीजिए क्योंकि ये टेबल स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। नेम, ईमेल, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह से कुछ वैलिड डेटा आपके इस टेबल में होने चाहिए। उसके बाद हम इस तरह से एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो पहले चलते हैं, समझते हैं आर्किटेक्चर किस तरह से काम होगा, उसके बाद हम फिर इस पूरे एप्लीकेशंस को समझेंगे। चलिए आ जाते हैं आर्किटेक्चर समझने के लिए। देखिए ये मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि अगर हो सके ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो यहाँ इस्तेमाल होने वाली है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में सर्चिंग में फेचिंग में, इंसर्शन में, राउटिंग्स में ये सब बता दी हैं। फिर भी जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको एक बार मैं लाइट टच करता हुआ आगे बढ़ूँगा, और जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो इस पूरे चीज़ों को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक व्यू फाइल चाहिए जहाँ पे हम HTML फॉर्म बनाएंगे और डेटा को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक व्यू है या फिर एक HTML वाला पार्ट है जहाँ से हम फॉर्म बना रहे हैं, यूज़र से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और एक इमेज फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस व्यू फाइल में होंगी। उसके बाद क्या होगा, इसका डेटा कहाँ पर जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। तो फिर हमें एक कंट्रोलर चाहिए होगा जो इसका डेटा को रिसीव करेगा। ठीक है, कंट्रोलर मिल गया। उसके बाद हमारे पास हमारे PHP MyAdmin में एक टेबल होना चाहिए जो कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने आपको दिखाया। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा टेबल है PHP MyAdmin, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर आपका टेबल होना चाहिए, और टेबल के अंदर आपका जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ID, इनरोलमेंट नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका स्कीमा रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है।
तो मान लेते हैं TBL ग्रेड कार्ड, जो भी नाम है आपको देना आप दे सकते हो। उसके बाद ID नेम, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ID नेम, प्रोग्राम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, एक मॉडल क्लास होगा, ठीक है। उसके बाद बीच में होगा एक मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बनाते हैं टेबल, और यहाँ पे हम अपने इस टेबल का नाम लिख देते हैं, जैसे TBL ग्रेड, इस वाले टेबल का हमने नाम लिख दिया। जैसे ही ये काम हमने किया, हमारा जो मॉडल है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, पॉइंट कर लेगा इस टेबल को, टेबल ग्रेड को पॉइंट कर लेगा, और जितने ही फील्ड्स यहाँ आप देख पा रहे हो वो सारे के सारे इस क्लास के मेंबर बन जाएंगे। और मॉडल क्लास के अब पहले से इसके पास कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ मेथड्स इसके पास पहले से अवेलेबल होते हैं, जिसमें से अभी तक हमने सेव वाला फंक्शन का इस्तेमाल डेटाबेस इंसर्शन में देखा था। उसके बाद हमने ऑल वाला फंक्शन का इस्तेमाल भी देखा था, जहाँ पे हम जब पूरा डेटा फेच करके दिखा रहे थे तब भी आपको हमने डेटा दिखाया था, जहाँ पे हम ऑल डेटा देख रहे थे। ऑल फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने सारा रिकॉर्ड फेच किया था। अब जो हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो है सेम वेयर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्टैटिक फंक्शन है मॉडल क्लास का, ठीक है। तो किस तरह से वेयर में हम कंडीशंस अप्लाई करके डेटा को फेच कर सकते हैं या सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव और ऑल तो हमने देख लिया था इंसर्शन में और ऑल में। आज हम वेयर का इस्तेमाल करना सीखेंगे, मॉडल क्लास के इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और फिर डेटा को हम सर्च करके जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम वापस कैसे डिस्प्ले करेंगे व्यू में, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ से जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब रेडी हो जाती हैं तो इस मॉडल का इस्तेमाल आपको करना कहाँ है, बेसिकली इस मॉडल का इस्तेमाल आपको कंट्रोलर में करना है। मीन्स इस मॉडल का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो प्रोसेस क्या होगा, फ्लो क्या हो, सबसे पहले व्यू का डेटा आपको रिसीव करना है कहाँ पे, कंट्रोलर में। ये आपका स्टेप 1 प्रोसेस होगा। व्यू का डेटा मीन्स मान लेते हैं कि हम इनरोलमेंट नंबर अगर दे रहे हैं तो उस इनरोलमेंट नंबर को हम कंट्रोलर में रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद यहाँ पे आपका टेबल और आपका मॉडल रेडी होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि हम मॉडल को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा सॉरी, अगर हम जब सिर्फ और सिर्फ ऑल का इस्तेमाल करते हैं और वेयर का इस्तेमाल करते हैं ना, उस केस में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल फंक्शन और वेयर ये दोनों के दोनों स्टैटिक फंक्शंस हैं। तो आप सीधे क्लास का नाम, आप मॉडल का नाम लिखोगे, जो भी आप मॉडल बना रहे हो। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट मॉडल है, अगर मेरा एज्यूम कर लेते हैं कि स्टूडेंट मॉडल है, तो सीधे हम मॉडल का नाम लिखते हैं कोलोन कोलोन, और जो भी हमारा फंक्शन है ऑल है या वेयर है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि जो सेव है वो मेरा स्टैटिक मेथड नहीं है, स्टैटिक फंक्शन नहीं है, इसलिए सेव के केस में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी मॉडल क्लास को, जो कि हमने सेव वाली वीडियो में देखा है अपना। और अगर ऑल है फेच है, इन दोनों केस में हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है मॉडल क्लास की। हम सीधे मॉडल क्लास का नाम लिखते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं और स्टैटिक फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट हमें यहाँ मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, स्टोर इन एरे, स्टोर इन एरे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से जब हम व्यू को कॉल करेंगे, यहाँ से जब हम उस व्यू को कॉल करेंगे तो एज अ पैरामीटर उस रिज़ल्ट को, उस एरे को सेंड द रिजल्टेंट एरे, सेंड द रिजल्टेंट एरे सॉरी टू व्यू, ठीक है। तो व्यू को कॉल करते समय वो जो रिजल्टेंट एरे है, जिसमें मेरा अभी जो हमने क्यूरी चलाया सर्च का, वो जो रिज़ल्ट स्टोर है वो जाके व्यू में स्टोर दिखेगा। उसके बाद व्यू के अंदर हम टेस्ट करेंगे कि पर्टिकुलर वेरिएबल है या नहीं। अगर वेरिएबल है तो भाई वो रिज़ल्ट को डिस्प्ले करो, अदरवाइज मत डिस्प्ले करो। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है, प्रोसेस है। चलिए इसे करते हैं। इस पूरे आर्किटेक्चर को देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इस पूरे आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा डीप में मैंने ऑल में और सेव वाली वीडियोज़ में समझाया है। तो यहाँ पे मैं इस आर्किटेक्चर को बहुत डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, हम सर्चिंग वाले प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। चलिए तो शुरू का, उसके बाद जैसे हम इस सीरीज़ के सारी वीडियोज़ में मैंने एक ही बात बताई है कि सारे काम का शुरुआत जो है यहाँ पे हमारे राउटिंग से होता है। तो ये हमारा web.php है। यहाँ पे जो भी एक्शन हम करेंगे उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे URL रजिस्टर होने चाहिए, अदरवाइज़ वो एंटरटेन नहीं होंगे। तो
जो भी यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका जो ये वाला पोर्शन है, HTML वाला पोर्शन है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि ये लिखने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि करके समझेंगे, ठीक है। चलिए, सिर्फ फॉर्म वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सेंटर, सिर्फ फॉर्म वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद देखिए web.php में आ गए, ये दो चीज़ें भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि यू आर अ लेमैन और यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, और लारेबल का आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, अगर मैं मान के चलता हूँ तो बिल्कुल शुरू से राउटिंग से मैं चीज़ों को शुरू करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट होपफुली कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट देगा। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राउटिंग देखना होगा। तो सबसे पहले हम एक ऐसे राउट को रजिस्टर करेंगे जो कि व्यू को कॉल करेगा। तो बेसिक जब हमें डायरेक्ट व्यू को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली राउट लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं व्यू, और व्यू का नाम, पहले हम टोकन का नाम, कि भाई किस नाम को यूआरएल पे हम हिट करेंगे, किस टोकन को, कीवर्ड को या एनोनिमस या उसके एलियास नेम को आप यहाँ पुट करोगे तो आपको जो है ये फाइल, ये रिसोर्स जो है दिख जाएगा, ये व्यू आपको दिख जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो फाइल है इसका नाम है यूज़र फॉर्म ब्लेड, है ना। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी व्यू है वो रिसोर्स फोल्डर में होता है। तो आप रिसोर्स में चले जाइए और व्यूज़ में चले जाइए। देखिए रिसोर्स है, रिसोर्स के अंदर व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर बहुत सारे पहले के पेजेस बनाए हुए हैं। यूज़र फॉर्म ब्लेड देखिए ये वाला फाइल है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र पेज अगर मैं लिखूँ तो ये यूज़र फॉर्म दिख जाए। यूज़र पेज अगर मैं लिखूँ तो यूज़र का ये जो फॉर्म है वो दिख जाए। तो उस केस में देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूज़र पेज। अगर आप ये लिखोगे और इसके रिस्पेक्टिवली आपको क्या चाहिए, यूज़र फॉर्म चाहिए, है ना। मतलब एग्जैक्टली दिस यूज़र फॉर्म ब्लेड। तो आपको यहाँ पे लिख देना है यूज़र फॉर्म। ये आपका हो गया उस व्यू को ओपन करने का राउटिंग। चलिए पहले इसको टेस्ट करते हैं और ओपन करके भी देखते हैं। तो हम जैसे भी मैं बताया क्या लिखना है हमें, राउट, और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपको व्यू देखना है, कोई कंडीशन पास नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ फंक्शंस भी नहीं बनाने। तो सिंपली डायरेक्ट आप व्यू लिखो और यहाँ पे आप लिख दो यूज़र पेज, है ना। यूज़र पेज अगर हम लिखते हैं तो क्या खुलना चाहिए भाई, हमारा यूज़र फॉर्म जो है हमारा वो खुलना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक रजिस्टर कर लिया। इन दो को बिल्कुल ही हटा देते हैं, चलिए यहाँ से। तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, यूज़र पेज। मैंने एक राउट रजिस्टर कर रखा है, यूज़र पेज, और ये एक व्यू को रिटर्न करेगा जिसका नाम होगा यूज़र फॉर्म। तो अभी ये ऑलरेडी मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर चुका हूँ, ठीक है। रन करने का प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आके आपको CMD टाइप करना है, PHP आर्टिसन सर्व। फिर ये आपको एक IP देगा, ये IP देगा। ये IP हिट करते ही आपको वो जैसे आपने वो IP मुझे मिला, यहाँ पे मैंने हिट किया तो ये एक एरर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक एरर दिखा, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। एरर तो आएगा बट ऐसा एरर नहीं आना चाहिए कि वो URL पे गेट मेथड को पकड़ रखा है। अनडिफाइंड कांस्टेंट यूज़र फॉर्म, ठीक है। अच्छा सॉरी, चलिए। तो यूज़र पेज देखने पे यूज़र फॉर्म का जो व्यू है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो देखिए दिखाया नॉट फाउंड। ऐसा क्यों दिखाया भाई, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी राउटिंग रजिस्टर नहीं है अभी web.php में जो इस ब्लैंक डोमेन को प्रोसेस करे। मतलब सिर्फ जहाँ पे डोमेन नाम हो उसके बाद कोई वेरिएबल या कोई टोकन ना पास किया जा रहा हो, ऐसा कोई भी URL हमारे पास यहाँ नहीं है जिससे हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम सीधे इस यूज़र पेज को अब उठाते हैं क्योंकि इसे मैंने रजिस्टर कर रखा है। यहाँ आके हम लिखते हैं यूज़र पेज और एंटर। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो देखिए इस तरह का आपको ये जो फॉर्म है यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है, यूज़र फॉर्म। ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले करें। यहाँ पे छोटी सी स्टाइलिंग की गई है और बूटस्ट्रैप का जो CDN है वो मैंने इंक्लूड कर रखा है। इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कुछ खास इस्तेमाल मैंने नहीं किया तो इसको भी छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे स्पेशल चीज़ जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा इमेज फाइल इस्तेमाल किया गया। तो देखिए कोर PHP की अगर बात करें तो वहाँ पे इमेज फाइल इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। बस सिंपली इमेज सर्च इस्तेमाल करिए और इमेज जहाँ पे आपका है वहाँ पे आप पाथ दे दीजिए। वहाँ का लेवल में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ नियम है जिसे आपको फॉलो करने ही होते हैं, ठीक है।
क्या है वो नियम? देखिए, अगर मुझे ये लोगो डॉट पीएनजी इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, अपने फ़ोल्डर के रूट में आ जाइए, बिल्कुल रूट फ़ोल्डर जो आपका लैरावेल प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाइए। इसके अंदर आपको देखिए पब्लिक नाम का फ़ोल्डर है। पब्लिक के अंदर आप या तो यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए या यहाँ पे आप अपना एक फ़ोल्डर बना लीजिए। तो देखिए पब्लिक के अंदर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पे मैंने एक इमेजेस फ़ोल्डर बनाया और देखिए यहाँ पे ये लोगो नाम का जो फाइल है उसे मैंने यहाँ रख दिया। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले सिंपली यहाँ पे इमेज एसआरसी करके ना इमेजेस स्लैश और क्या नाम है उसका, लोगो डॉट पीएनजी। बट ये ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा लैरावेल कि भाई ये इमेजेस कहाँ पे है, क्योंकि ये लैरावेल बोलता है जो भी आपको रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं इस तरह की इमेजेस फाइल्स वगैरह वो आप पब्लिक फ़ोल्डर में रख दीजिए। तो पब्लिक फ़ोल्डर का इस्तेमाल अगर करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एसेट का एसेट जो है उसका फंक्शन इस्तेमाल करिए एसेट, और इसके अंदर में वो पाथ दे दीजिए, ठीक है। एसेट नाम का फंक्शन इस्तेमाल करिए, उसके अंदर में वो इमेजेस लोगो दे दीजिए। तो जैसे आपने ये एसेट लिखा ना, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, पब्लिक फोल्डर तक का तो पाथ खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। उसके अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर पहुंचा दिया, इस एसेट ने क्या किया, आपको पब्लिक फोल्डर तक पहुंचा दिया, आपका डोमेन नाम प्लस पब्लिक फोल्डर। उसके बाद ये इमेजेस लोगो जो उसके अंदर का है वो आपने दे दिया। तो अगर आप इसको देखना चाहें कंट्रोल यू करके तो आप पाथ देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पब्लिक है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो दिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उतना तो आपने दे दिया। इमेजेस डॉट लोगो ये आपको यहाँ तक पहुँचा दे रहा है। तो एसेट आपको क्या करेगा, जो मेन आपका रूट डोमेन है वो और पब्लिक तक आपको लेके चला गया। उसके बाद उसके आपने पाथ दे दिया इमेजेस लोगो, तो ये आपको कहाँ पर लेके चला जाएगा, ये देखिए पब्लिक के अंदर सीधे इमेजेस फोल्डर के अंदर आपको लेके चला गया, है ना। तो यहाँ तक इस पब्लिक तक फोल्डर तक लेके आने का काम किसका है, एसेट का है। इसके बाद इसके अंदर जाने के बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर जाने के बाद आपका इमेजेस फोल्डर के अंदर में आपका वो इमेजेस है, इसलिए मैंने इमेजेस लोगो यहाँ लगा दिया। और इसको क्या करना है, क्योंकि ये एक PHP का फंक्शन है तो इसलिए ऑब्वियसली आपको इस तरह ये दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपको उसको पास कर दें ताकि ये स्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े PHP, ठीक है। तो ये हो गया कि किस तरह से हमें इमेज अपने फाइल में HTML फाइल में अगर कोई इमेज इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, हम एक फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट है, और पोस्ट मेथड और उसके बाद सबमिट बटन जब क्लिक होगा तो वो इस एक्शन पे इस URL को हिट करेगा, मेथड URL पे इस टोकन को हिट करेगा, मेथड उसका पोस्ट होना चाहिए और फॉर्म के अंदर @CSRF होना ही चाहिए। तो web.php में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम एक राउट रजिस्टर करेंगे और वो राउट पोस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, मतलब पोस्ट मेथड के थ्रू एक एक्शन आएगा, एक URL पे एक टोकन आएगा। उस टोकन का नाम क्या होगा भाई, ये वाला, जो भी आप चाहो वो लिख दो। मैंने यहाँ लिखा है प्रोसेस यूज़र फॉर्म, तो वो आप यहाँ इस्तेमाल कर लो, प्रोसेस यूज़र फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इस तरह से एरे ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको पहले अपने क्लास का नाम देना है, किसका, कंट्रोलर का। प्रोसेस देखिए यहाँ पे फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर बना हुआ है, कैसे बना है चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर है, इसे मैं यहाँ से काम करता हूँ, फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर को और मॉडल को दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो समझ जाए कि कैसे होगा। तो इसे चलिए हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर, मूव टू रिसाइकलर बिन, और उसके बाद यहाँ से मॉडल्स के अंदर जाके यूज़र मॉडल, इसको भी यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये वाला अभी आप कमेंट कर दो, ठीक है। आपको पहले कंट्रोलर बना लेने हैं, उसके बाद राउटिंग डिसाइड करने हैं। मीन्स ये कंट्रोलर पहले बना लेने हैं जो कि फॉर्म का डेटा रिसीव करेगा, उसके बाद उसका कंट्रोलर लिखना है। अदरवाइज़ आपने यहाँ आधा कंट्रोलर लिख लिया, कंट्रोलर बनाने जाइएगा टर्मिनल में, वो एरर खाता रहेगा। तो न्यू टर्मिनल में आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, ये वाला क्लास बनाएंगे जो कि हमारे इस फॉर्म का डेटा को रिसीव करेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, कमांड क्या है भाई, मतलब बनाने का PHP आर्टिसन मेक। बना क्या रहे हैं हम, कंट्रोलर बना रहे हैं, सॉरी टी छूट गया, हम कंट्रोलर बना रहे हैं। तो कंट्रोलर का नाम हम क्या चाहते हैं, देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, माई कंट्रोलर टेस्ट करना, ध्यान रखिए कि जो पहले से एग्जिस्ट ना हो। तो हम करते हैं प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर, प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो बिल्कुल फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होने चाहिए, उसके बाद जो है वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैंने एक ये लगा दिया है, एक पोस्ट फिक्स इसके साथ चिपका दिया है
कि कंट्रोलर सारे नाम के साथ रहेगा। इससे होगा कि आपको देख के समझ में आएगा अच्छा ये कंट्रोलर है, ये काम कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे एंटर मारेंगे, देखिए क्या होगा कि ये मैसेज दिखा देगा हमें कि भाई हमारा बना या नहीं बना, वो कंट्रोलर बना या नहीं बना। इसने दिखाया मैसेज किया क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर बन गया है और अब ये वो क्लास है जो हमारा डेटा व्यू का डेटा को रिसीव करेगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद मैंने बताया ये टेबल, तो ये मेरा टेबल यहाँ पे बना हुआ है। आप PHP माई एडमिन में आ जाइए, देखिए यहाँ पे टेबल जो है इस लेवल पे बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपका इस पे जाना है और env फाइल में जाना है। env में जाने के बाद यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम देके और यूज़र का नाम देके फिर आपको अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना है। हमारे केस में वो ऑलरेडी रीस्टार्टेड है, पहले से कनेक्टेड है, इसलिए रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये आपका टेबल है, आप एक मॉडल बनाओगे जो आपके इस पर्टिकुलर टेबल को पॉइंट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, जो आप समझो। तो इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले हम बना लेते हैं अच्छा राउटिंग को तैयार कर देते हैं, राउट प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर। इसके बाद जो भी आप यहाँ बनाओगे राउटर, जो भी आप कंट्रोलर बनाओगे वेब में ना, आपको उसका पाथ देना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमने बनाया है, इसका रीनेम कर लेते हैं यहाँ से। और वेब में जैसे पहले हमने कंट्रोलर बनाए थे तो ऑलरेडी पाथ पहले का पड़ा ही हुआ है, तो बस इसको क्या करते हैं रीनेम कर देते हैं। देखिए तो ऐप HTTP कंट्रोलर प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर, ये पाथ आपको देना पड़ेगा। कहाँ पे है, ऐप HTTP कंट्रोलर प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर जो अभी मैंने बनाया है। इसके बाद आप इस web.php के अंदर उसका आप इस्तेमाल जो है कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा कंट्रोलर का नाम, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, है ना। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है। चलिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन सर्च डेटा, ठीक है। और फंक्शन सर्च डेटा, और इसके अंदर आपको जो है ना वो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप फॉर्म का डेटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो इको टेस्टिंग कर देते हैं, टेस्टिंग सेव कर देते हैं सर्च। तो ये फंक्शन जो है भाई मैंने यहाँ रजिस्टर कर दिया कि इस फंक्शन में डेटा जाना चाहिए। मतलब क्या कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन प्रोसेस फॉर्म मेथड पोस्ट, मतलब URL पे ये वाला जो है टोकन हिट होगा और मेथड पोस्ट होगा। तो इस चीज़ को मैंने web.php में आके यहाँ रजिस्टर कर दिया कि भाई मेथड पोस्ट से अगर प्रोसेस यूज़र फॉर्म आता है तो आपको कहाँ चले जाना है, उस रिक्वेस्ट को हमें फॉरवर्ड कर देना है प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर क्लास के सर्च डेटा वाले मेथड में, मतलब डेटा यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इतना हम पहले टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम सबमिट करेंगे, सिंपल सबमिट करेंगे, तो हमें ना अभी वो टेस्ट दिखना चाहिए, टेस्टिंग बोल के दिखना चाहिए। यस टेस्टिंग, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, ये राउटिंग हमारा बिल्कुल सही है, जो डेटा को फॉर्म से लेके इस कंट्रोलर के इस मेथड तक पहुँचा दे रहा है। ठीक है, इतनी बात तो चलिए बहुत अच्छी सी बात है ये। अब यहाँ पर T1 है, तो एक काम करते हैं हम डॉलर, हमें इनरोलमेंट के हिसाब से सर्च करना है, तो यहाँ हमने लिख देते हैं ENR = $REQ एरो T1। तो अब हम इको करके एक बार देख लेते हैं कि भाई इनरोलमेंट ही तो आ रहा है ना। चलिए और यहाँ डाई लगा देते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनरोलमेंट नंबर आ रहा है। तो 062381009, तो देखिए हाँ बिल्कुल इनरोलमेंट नंबर सही सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब ये जो अब हमें ये वाला तो काम हो गया मेरा। अब ये सिर्फ ये मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाने का भी सेम तरीका है। आपको यहाँ पे आना है और फंक्शन इस्तेमाल करना, सॉरी कमांड इस्तेमाल करना है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल का नाम क्या है भाई, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे हमने टेबल का नाम क्या रखा है, टेबल यूज़र। तो आप चाहें यूज़र मॉडल के नाम से बना सकते हैं, U फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए क्योंकि क्लास बना रहे हैं। यूज़र मॉडल आई थिंक हमने डिलीट कर दिया, तो चलिए ये बन गया यूज़र मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल फोल्डर के अंदर में आ जाइए यूज़र मॉडल। इसमें यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिंपली जैसे अभी मैं जब आर्किटेक्चर बता रहा था, मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक टेबल नाम का फंक्शन वेरिएबल बनाना और उसमें उस टेबल का नाम दे देना। तो ये क्या करेगा, उस टेबल को क्या करेगा, पॉइंट कर लेगा, है ना। तो चलिए चलते हैं हम अपने इधर मॉडल, यहाँ हम एक वेरिएबल बनाएंगे टेबल, और इसमें टेबल का नाम, तो हमारा टेबल का नाम क्या है, TBL यूज़र, है ना, TBL यूज़र नाम है। तो यहाँ पे TBL यूज़र डाल देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बनाना है आपको, आप इसको पब्लिक कर दो। एक और चीज़ आपको बनाना है टाइम स्टैम्प, है ना, टाइम
स्टैम्प्स, यहाँ पे आपको दे देना है फॉल्स। टाइम स्टैम्प स्पेलिंग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, TIMESTAMPS, फॉल्स। अब ये क्या है, देखिए लैरावेल बोलता है हर टेबल में क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड होना चाहिए ताकि वो लॉग्स को चेक कर सके। अगर नहीं है तो ये लैरावेल को हम मॉडल को हम बता देंगे कि भाई हमारा जो टेबल है उसमें फॉर द टाइम बिंग ये मैं क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए उसको एक्टिव करने के लिए मैंने टाइम स्टैम्प फॉल्स कर रखा है। इस प्रोविज़न को इनेबल करने के लिए मैंने टाइम स्टैम्प फॉल्स कर रखा है। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। जैसे आप बात ये लिखोगे, आपका जो मॉडल है आपकी उस टेबल से कनेक्ट हो गया, और इसके अंदर मैंने बताया कि मॉडल के अंदर पहले से कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि आपको दिखेंगे नहीं बट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो है सेव ऑल और वेयर, क्योंकि ये एक्सटेंड करता है। देखिए ये जो है वो मॉडल को एक्सटेंड करता है, तो ये सारे फंक्शंस मॉडल्स से इसके अंदर आ जाते हैं, और जब वो एक्सटेंड होके आते हैं मतलब वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव ऑल ये दोनों हम सीख चुके हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आज हम सीखेंगे वेयर का। ठीक है, तो वेयर बेसिकली हम जो हमारा एप्लीकेशन है इसका, वो मेरा क्या टारगेट है कि हमको सर्च करना सीखना है ना। ये जो वेयर है इसका हम इस्तेमाल वहीं पे करेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए हम अपने कंट्रोलर में आ जाते हैं। मॉडल का काम ख़त्म, और मॉडल, हाँ मॉडल को अगर इस्तेमाल करना है आपको तो फिर देखिए यहाँ पे इस मॉडल का, जैसे हमने दिखाया था ना, इस मॉडल को आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे यूज़। ठीक है, और कैसे यूज़ करना है वो देख लीजिए। हम लिखेंगे यूज़, कहाँ पे भाई, ऐप के अंदर में है हमारा, ऐप के अंदर में है वो मॉडल्स, है ना। और मॉडल्स के अंदर में हमारा मॉडल का नाम क्या है, यूज़र मॉडल। ये चीज़ आपको देना है, तभी आप फिर उस मॉडल का ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हो या उस मॉडल के लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, जो पाथ है ऐप मॉडल्स यूज़र मॉडल। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो लाइक 7, तो उसमें क्या होता है, उससे पहले तो उसमें मॉडल बोल के कोई फोल्डर नहीं होता, सीधे ऐप फोल्डर के अंदर में ही मॉडल्स होते हैं। बट यहाँ पे इसने मॉडल फोल्डर बना के उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हमने बता दिया। देखिए डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल समझिए, इसका हम यहाँ पे एक्सेस करने के लिए इसको यूज़ करना होगा। तो यूज़ कर लिया हमने। अब हम उसका जो क्लास या क्लास का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो है वो क्यूरी चलाना है, वो मतलब वेयर क्लॉज फंक्शन का इस्तेमाल करना है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए ठीक है, यूज़र मॉडल हमने ऊपर ले चुका है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यूज़र मॉडल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखिए आप C++ अगर पढ़े हुए तो आप जानते हो कि इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। और दूसरी बात कि अगर किसी क्लास का मेथड स्टैटिक होता है तो उसको हम क्लास के नाम से इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और मेथड का नाम, अगर वो स्टैटिक है। स्टैटिक इन द सेंस एक ऐसे मेथड जिनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम स्टैटिक मेथड बोलते हैं। और इसके पीछे और भी बहुत सा स्टोरी है, तो मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को लेके। मतलब और भी चीज़ें हैं, और भी कॉन्सेप्ट है, क्या है तो स्टैटिक कैसा नहीं है। तो ये जो एक फंक्शन था वो एक नॉन स्टैटिक मेंबर था, इसलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी था मॉडल क्लास का यहाँ पे। बट ये जो दो है ये स्टैटिक मेंबर्स हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपका क्लास नेम से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र मॉडल, यहाँ पे हमने दे दिया यूज़र मॉडल। अब क्या करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे वेयर। ठीक है ना, और किस फील्ड से, पहले तो ये दो कर देते हैं इस तरह से सिंपल, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैच करने के बाद जो भी है उसको हम गेट करेंगे, है ना, इस तरह से डेटा को गेट करेंगे। तो पहले ये दो पैरामीटर मैंने पास किए, किस फील्ड से मैच करना है और यहाँ पे क्या पास करना है। तो ये तो भाई जो $ENR हमको मिला है फॉर्म से उसको हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए किस फील्ड से आपको मैच करना है, तो हमको एनरोलमेंट नंबर से मैच करना है ना। तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर को इधर से कॉपी करते हो, इधर हम पेस्ट कर देते हैं ताकि स्पेलिंग का इधर उधर ना हो। अब आप क्या करो कि जो ये डेटा आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसको रेस में, डेटा में, जिस भी नाम से आपको स्टोर करना है वो कर लो। अब आप एक काम करो, इको करो, यहाँ पे इको प्री फंक्शन का इस्तेमाल करो। आपको देखना है ये रेस में क्या डेटा आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो एक प्री HTML अगर पढ़े हो तो आई थिंक प्री जानते होंगे, और यहाँ पे $res ये प्रिंट करके डाई कर दो। तो ये क्यूरी चलने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है, रेस में क्या आ रहा है वो हमें देखना है। उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे, जो भी मेरा डेटा होगा उसके हिसाब से।
एक बार रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे और हम 063238109 एक करेक्ट डेटा देते हैं तो देखिए ये रिटर्न चल के आया मेरे पास। बहुत कुछ है बट मेरे काम देखिए इस तरह पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेस्ट नाम का तो एक एरे बन रहा है, बट रेस्ट नाम के एरे के बनने के बाद जीरोथ इंडेक्स में हमारा जो काम का डेटा है वो एग्जिस्ट करता है। जीरोथ इंडेक्स में आईडी, नेम, ईमेल, एनरोलमेंट, प्रोग्राम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ये आ रहा है, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स में ध्यान रहे क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएगा। मल्टीपल रिकॉर्ड्स आता तो जीरोथ में फर्स्ट रिकॉर्ड, वन वाले में फर्स्ट, 1 वाले में सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड वाले इंडेक्स में फोर्थ रिकॉर्ड, इस तरह से करके जाता। बट अभी तो आए एक ही रिकॉर्ड आया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए जीरोथ इंडेक्स में, मतलब रेस एरे के जीरोथ इंडेक्स में जाके वो डेटा स्टोर हो रहा है। इस बात का बहुत ख्याल रखना है हमें। तो अब क्या करेंगे, अब ये डेटा आया है पहले वो चेक कर ले क्योंकि डेटा नहीं भी आ सकता है। तो अगर डेटा आता है आपके पास तो आप क्या करो, रेस आप एक फंक्शन आता है यहाँ पे काउंट, सिंपली काउंट। अगर वो इक्वल टू 0 है मतलब डेटा नहीं है अपने पास, डेटा ये जो वेयर क्लॉज जो चला है इसमें मैच नहीं किया है तो उसका काउंट 0 है। और अगर मैच किया है तो क्या करना है, और नहीं मैच किया तो क्या करना है, ठीक है। अगर भाई नहीं मैच किया तो काउंट तो उसका 0 है, नहीं मैच किया तो काउंट तो 0। तब भी हम क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट, इतना बड़ा नहीं चाहिए, रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है। कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे तो देखिए रीडायरेक्ट करेंगे हम फिर web.php पे ध्यान दीजिए, हमें इसी फॉर्म पे वापस जाना है। तो इसका जो टोकन था वो क्या था, यूज़र पेज था। तो इस यूज़र पेज को यहाँ पे लिखना होता है रीडायरेक्ट के केस में, यहाँ हमें रीडायरेक्ट कर जाना है और एक छोटा सा सेशन मैसेज के साथ वापस जाना है भाई कि ये प्रॉब्लम हो गया, जो भी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर मैसेज नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं सेशन वेरिएबल, और यहाँ हम दिखाते हैं भाई रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इस तरह से हम वापस जाएंगे। तो अगर हमारा डेटा मैच नहीं किया तो वो हमने कैसे टेस्ट किया, एरो काउंट को चेक किया, अगर वही 0 है मतलब डेटा उसमें एक भी नहीं आया है तो रिटर्न रीडायरेक्ट, वहाँ पे हमने टोकन, उस फॉर्म को ओपन करने के लिए जो टोकन था उसको लिखा और विथ एरर मैसेज। तो एरर मैसेज हमने लिखा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और ये तो था कि अगर आप यहाँ से वापस चल जाते हो तो देखिए एक ही स्टेटमेंट है, तो ये मुझे नहीं लगता इस ब्रैकेट देने की ज़रूरत है, इसको हम हटा देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, डेटा मैच किया है तो भी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तब भी हम रिटर्न होंगे, बट हम डायरेक्ट व्यू को कॉल करेंगे। व्यू का नाम क्या है, देखिए जब व्यू आप फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो सीधे व्यू का नाम लिखोगे। तो इस व्यू पे आप सीधे यहाँ से रिटर्न हो जाओ, इस तरह से इसने बोला कि सीधे इस व्यू पे रिटर्न हो जाओ और एक एरे के साथ रिटर्न हो, एक एरे के साथ रिटर्न हो जाओ, उस व्यू पे रिटर्न हो जाओ बट एक एरे के साथ। अब इस एरे में आप क्या करो, पहला वाला तो यहाँ पे एक नाम लेते हैं, मान लेते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। और इसमें हमें पास क्या करना है, $रेस को, रेस के 0 पोर्शन को, 0th इंडेक्स को। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैंने दिखाया ना, इसलिए मैं आपको प्रिंट करने से पहले, डेटा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे उसका एरे को प्रिंट करके दिखा दिया कि 0th इंडेक्स में हमारा डेटा जो है वो, हमारा काम का जो डेटा है वो अवेलेबल है। और एक ही डेटा आया है, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते तो पहला 0 में, दूसरा 1 में, इस तरह से जाता है। बट एक ही रिकॉर्ड आया तो वो 0th इंडेक्स में स्टोर है। इसलिए हम यहाँ से जब रिटर्न करके पास कर रहे हैं, इस व्यू में जो हम एरे भेज रहे हैं वो डायरेक्टली रेस 0 को भेज रहे हैं, ठीक है। तो इतना बात ख़त्म। देखिए ये वाला अब काम ख़त्म, मॉडल का काम ख़त्म, सॉरी ये मॉडल का काम ख़त्म, आपका कंट्रोलर का काम ख़त्म, व्यू से डेटा ले जाने का काम ख़त्म। अब जो डेटा आ रहा है उसको व्यू में किस तरह दिखाना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसको कैसे दिखाना है वो अभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। ऊपर में ये देखिए ये वाला कोड हमने लिखा है, मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्टेड करता हूँ। अब यूज़र फॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें टेस्ट करना, अगर मान लेते हैं कि भाई ये रिटर्न हो रहा है, अगर रीड इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो यहाँ पे एरर मैसेज रिटर्न आएगा। तो आपको एरर मैसेज यहाँ पे दिखा देना है। तो सिंपली क्या करना है कि अगर एरर मैसेज है तभी प्रिंट होगा, तो सिंपली आपको टेस्ट करना है इफ़ सेशन, क्योंकि ये देखिए ये जो एरर मैसेज है ना, ये एक टाइप का सेशन वेरिएबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सेशंस को टेस्ट किया। इफ सेशन एरर मैसेज अगर है, क्योंकि वो एरर मैसेज, इसलिए हमने यहाँ पे एक डिव बना दिया जिसका स्टाइल दे दिया कलर रेड, और उसके अंदर उस सेशन मैसेज एरर को दिखा दिया, और एंड इफ। तो अगर सेशन एरर मैसेज होता है तो ये दिखेगा। तो चलिए हम पहले एक टेस्ट करके देखते हैं जहाँ पे हम गलत वैल्यू देते हैं, ठीक है। और क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हुआ,
और चेक करते हैं एक बार, एरर स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया, ये एरर सेव करते हैं और यहाँ पे मिरर मैसेज को सेव करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एल्स का भी कोई पार्ट है नहीं तो उसको हम सही वैल्यू अभी हम नहीं टेस्ट कर सकते, तो हम एक गलत वैल्यू देते हैं और देखिए यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, मतलब अभी तक का तो हमारा जो हमने किया है वो बिल्कुल काम कर रहा है। एल्स वाले पार्ट में चलते हैं, जब डेटा हमारे पास मिलेगा तो इस वाले को तो हमने भेज दिया भाई, जो एग्जैक्ट डेटा हमें मिला है 0th पोजीशन पे उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि अब यहाँ पे उसे कैसे डिस्प्ले करना है। सिंपली जैसे आपने यहाँ टेस्ट किया वैसे उसी तरह से आपको इस वेरिएबल को भी पहले टेस्ट करना होगा कि क्या रिकॉर्ड्स है, क्योंकि यूज़र फॉर्म को आप 2 बार ओपन कर रहे हो। आप यूज़र फॉर्म को फर्स्ट टाइम भी ओपन कर रहे हो जब आप यहाँ पे डेटा दे रहे हो, जब आप इनरोलमेंट नंबर दे रहे हो, उस समय तो यूज़र यहाँ से कंट्रोलर से कोई डेटा रिटर्न होके नहीं आया है। तो अगर आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को प्रिंट कर देते हो तो पहले वाला जो फेज़ है उसमें वो वेरिएबल के लिए एरर खाएगा क्योंकि उस वेरिएबल में अभी डेटा है नहीं। हाँ, जब वो यस कंट्रोलर से रिटर्न होके वापस आएगा उस समय तक उसको डेटा मिल चुका होगा, तब वो एरर नहीं खाएगा, बट पहले वाले केस में तो एरर खाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि पहले टेस्ट करना है कि ये क्या वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। कौन सा वेरिएबल भाई, ये वाला, ये रिकॉर्ड्स नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो अगर एग्जिस्ट करता है फिर क्या करना है, तो अगेन वापस आपको इस तरह से देखिए इफ़ इस्तेमाल करना है। ये जो इफ़ आप देख पा रहे हो ये इफ़ आप इस्तेमाल करो और इसके अंदर आप एक फंक्शन इस्तेमाल करो इज सेट, और इस सेट के अंदर आप दे दो $records, ये चीज़ दे दो। अब यहाँ देखो ना कि पहले आप ये चीज़ ज़्यादातर कोशिश करना कॉपी पेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे तो स्पेलिंग के चांस मिस्टेक्स कम होंगे, इस तरह के सिली मिस्टेक्स जो है वो कम होंगे, जहाँ पे टाइपिंग बेसिकली टाइपिंग एरर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे कि अगर मेरा डेटा मैच कर गया है ना, तब हमें क्या करना है। डेटा मैच हो जाने के बाद तो देखिए, डेटा मैच होने के बाद ये जो आप आउटपुट देखे थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे वो टेबुलर फॉर्मेट में था, तो छोटा सा उसका एक HTML था, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस पूरे HTML को डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं। अदरवाइज मैं अगर बैठ के टाइप करूँगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंपल सा है। देखिए इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है कि अगर वो रिकॉर्ड्स है, मैच कर जाता है, कहाँ से मैच कर जाता है भाई, ये जो प्रोसेस कंट्रोल से जो डेटा रिटर्न जा रहा है, अगर ये रिकॉर्ड्स अगर यहाँ मैच कर जाता है, इस सेट इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ वेरिएबल इज एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पे वो टेस्ट करेगी क्या रिकॉर्ड वेरिएबल एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तभी ये जो इतना कहानी है इस टेबल से लेके इस टेबल तक, तभी ये प्रिंट होगा, तभी ये लाइमलाइट में आएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। मतलब क्या कि वो टेबल का कुछ भी हिस्सा प्रिंट नहीं होगा अगर जब ये यूज़र फर्स्ट टाइम इस पेज को ओपन कर रहा है, क्योंकि उस समय तक ये रिकॉर्ड्स वेरिएबल नहीं बनाए। ये कब बन रहा है, जब इस कंट्रोलर से वापस आ रहा है ना। तो आप कंट्रोलर पे देखो, जब वो यहाँ से रिटर्न कर रहा है ना व्यू को, तब ये डेटा भेज रहा है रिकॉर्ड्स नाम का। तो मैंने यहाँ टेस्ट किया, उसके बाद देखिए सिंपली एक टेबल से टेबल, ये पूरा स्टैटिक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, नेम और प्रोग्राम को प्रिंट किया। तो ये जो रिकॉर्ड्स है, इस रिकॉर्ड्स को देख के सिंपली एरो इनरोलमेंट नंबर, एरो नेम, एरो प्रोग्राम, इसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। ये एक छोटा सा टेबल का TRTD है। उसके बाद एक और टेबल बनाया जहाँ पे इस तरह से मुझे ना वो सब्जेक्ट का नाम दिखाना है, तो टेबल के अंदर गया, एक और टेबल बना दिया हमने और यहाँ पे इसकी ID दे दी। इस ID को पकड़ के ऊपर हमने एक छोटी सी स्टाइलिंग कर रखी है, टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह और साइज़ का। तो टेबल 1 एंड टेबल 2, टेबल 1 का भी स्टाइलिंग कर रखा हमने, जहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट है, हाइट है, विड्थ है, इस तरह से। और टेबल 2 की भी अलाइनमेंट कर रखी है। अब इसकी हेडिंग तैयार की जहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट है, ये सब दे दिया। दूसरा एक और TR तैयार किया। अब यहाँ पे इस TD में हमें सब्जेक्ट डिस्प्ले करना है, बट अगर आप गौर से देखोगे थंबनेल में, तो अगर 50 से ऊपर है तो मैंने उसे ग्रीन में दिखाया है। अगर वो सब्जेक्ट का मार्क्स 50 से ऊपर है तो TD के अंदर गए हम। TD के अंदर जाने के बाद वापस हमने इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया, इफ़ एल्स एंड इफ़। तो इफ़ अगर वो $record का जो सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 1 आपको कहाँ से मिल रहा है, ध्यान दो आप, यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यहाँ पे जो हेडिंग है उसके अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिखी हुई है, बट सब्जेक्ट 1 ये मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस का मसला है। सो रिकॉर्ड सब्जेक्ट 1 अगर ग्रेटर देन 50 है तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा वो सब्जेक्ट, एल्स वो सब्जेक्ट जो है रेड कलर में दिखेगा। फिर सेम केस सेकंड वाली TD के लिए भी, अगर सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 50 है तो ग्रीन कलर में दिखेगा, अदरवाइज रेड में दिखेगा। फिर सेम सब्जेक्ट 3 के लिए भी,
अगर सब्जेक्ट 3 जो 50 से ज़्यादा है तो ग्रीन में दिखेगा और 50 से कम है तो रेड कलर में दिखेगा। और एक और टीडी मैंने बनाया है जो कि डेटाबेस से नहीं आ रहा है। इन तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इन तीनों का यहाँ पे मैं एडिशन परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। और इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वापस चले आते हैं यहाँ पे यूज़र पेज को एक बार रिफ़्रेश करते हैं और हम एक बार जेन्युइन डेटा देते हैं 0632381009 और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि खूबसूरत तरीके से बिल्कुल जो रिज़ल्ट है सामने चला है आपका। अब हम क्या करते हैं, एक बार एक दूसरा इनरोलमेंट नंबर लेके देखते हैं यहाँ से, जिसमें 2 फेल वाले सब्जेक्ट हैं। चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे 2 40 है और एक 48। आई थिंक तीनों रेड कलर में दिखना चाहिए, बिकॉज तीनों मार्क्स देखिए यहाँ पे 50 से कम है। तो कितना मज़ेदार एप्लीकेशन बन गया है ये, जहाँ पे हमने एक छोटा सा यूज़र सर्चिंग का एप्लीकेशन बनाया है विद द हेल्प ऑफ मॉडल वेयर क्लॉज और मॉडल वेयर फंक्शंस। So this is the architecture of entire process, and these are the codings where web.php, controllers, models and user forms. So these are the stuffs which is included this in entire topic. तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जो भी परेशानी हो या चीज़ें समझ में आई हो, जो भी कमेंट्स हो तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जल्द ही नए वीडियो के साथ इस प्लेलिस्ट के मैं आपसे मिलूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।